अस्सलामुअलैकुम सामाईन, हमारे चैनल उर्दू अदब को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कर हमारी हौसला अफजाई कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बरवक्त मौसूल हो। शुक्रिया। और अब समाअत फरमाइए। फरीदी और लियोनार्ड। महकमा सुराग रसानी की पुरस्कार इमारत सुबह की कहर में डूबी कुछ अजीब सी लग रही थी। आज कई दिन से सर्दी शबाब पर थी। शुमाली हिंद में यूं ही सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है, लेकिन इस दौरान में ज़ालाबारी हो जाने की वजह से सर्दी अपनी इंतहाई मंजिलें तय कर रही थी। महकमा सुराग रसानी की इमारत की दीवारें, जो बड़े बड़े चौकोर पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी, अपने इस्तेकाम का ऐलान कर रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मौसम की शरंगेजियों से बेनियाज कहर की गहरी चादर पर तंजिया हंसी हंसती हुई कह रही हो कि हमें क्या परवाह है, हम में तो एक रखना भी नहीं जिससे सर्दी की ठंडी लहरें हमारे अंदर पहुंच सकें। हमारे कल्ब में ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनकी हवा भी दुनिया को नहीं लगी। दुनिया के सैकड़ों राज हमारे सीने में दफन होने के लिए आते हैं और हम तक महदूद होकर रह जाते हैं। इसी इमारत के कंपाउंड में कई शानदार बंगले खड़े अपने मकीनों की बड़ाई की तफसीर बयान कर रहे थे। इन्हीं बंगलों में से एक के बरामदे में एक कबूल सूरत अंग्रेज औरत खड़ी शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उसने शबख्वाबी के लिबास पर ऊनी लिबादा पहन रखा था। उसकी निगाहें बार बार बरामदे में लगे हुए क्लॉक की तरफ उठ जाती थी। थोड़ी देर के बाद एक कार कंपाउंड में दाखिल हुई। अंग्रेज औरत बेताबी के साथ बरामदे से उतरकर आगे बढ़ी। एक उधेड़ उम्र का तवाना तंदुरुस्त अंग्रेज कार से उतरा। उसने आगे बढ़कर औरत की कमर में हाथ डाल दिया। ओ जैक्सन डार्लिंग, वो औरत अंग्रेजी में बोली, खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें फिर तवाना और तंदुरुस्त देख रही हूँ। अंग्रेज ने झुककर औरत की पेशानी चूम ली। फिर दोनों बंगले में दाखिल हो गए। ये पी.एल. जैक्सन खुफिया पुलिस का सुपरिटेंडेंट था। तकरीबन 2 माह से एक सख्त तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला था। उसकी जुबान की जड़ में एक फोड़ा निकल आया था जिसकी वजह से वो तकरीबन गूंगा होकर रह गया। खाने पीने में भी दिक्कत महसूस होती थी। जब तक उसमें कुव्वत बर्दाश्त रही वो मर्ज की तरफ से लापरवाही बरतता रहा, लेकिन जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसे अस्पताल दाखिल होना पड़ा, जहां उसके फोड़े का ऑपरेशन कर दिया गया। आज 2 माह बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर घर वापस आया था। जो औरत उसका इंतजार कर रही थी उसकी बीवी थी। उसी दिन दोपहर की बात है कि दफ्तर में हमीद फरीदी के कमरे में हंसता हुआ दाखिल हुआ। फरीदी अखबार देखने में मशगूल था। उसने चौंक कर हमीद की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। शायद ऑपरेशन के सिलसिले में मिस्टर जैक्सन के दिमाग की भी कोई रग कट गई है, हमीद ने कहा। क्या मतलब? चपरासियों से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक को फर्दन फर्दन अपने कमरे में तलब कर चुके हैं। स्टाफ की हाजिरी का रजिस्टर सामने खुला रखा है। क्यों? पता नहीं, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। आपको सलाम दिया है? फरीदी ने उठकर सिगार का जला हुआ टुकड़ा एस्ट्रो में डालते हुए कहा। अखबार मोड़कर उसने जेब में रख लिया और पंजों के बल चलता हुआ कमरे से निकल गया। ये उसकी अजीब और गरीब आदत थी कि वो दफ्तर में उमूमन पंजों के बल चला करता था। गालिबन इसका मकसद ये था कि जूतों की आवाज से किसी के काम में खलल ना पड़े। वो पर्दा उठाकर मिस्टर जैक्सन के कमरे में दाखिल हो गया। हेलो मिस्टर फरीदी, आप अच्छे तो हैं? सुपरिटेंडेंट ने पूछा। मेहरबानी, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। मैं आपको आपकी सेहतियाबी की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, जैक्सन ने कहा। बैठिए। फरीदी बैठ गया। मैं क्या बताऊं कि मुझे अपने स्टाफ से कितनी मोहब्बत है, जैक्सन मुस्कुराकर बोला। मैंने ऑफिस आकर सबसे पहला काम यही किया है कि फर्दन फर्दन सबको बुलाकर मुलाकात की। हम सब आपकी मोहब्बत की कदर करते हैं, फरीदी ने कहा। उफ, इस दौरान में मैंने कितनी तकलीफ उठाई है, जैक्सन बोला। तकलीफ की चीज ही थी, फरीदी ने कहा। मैं आपकी आवाज में बड़ी हद तक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये ऑपरेशन है ही ऐसी चीज। गले और जुबान का ऑपरेशन हुआ था, ऐसी सूरत में आवाज ही कायम रह गई, इसको ही गनीमत समझता हूँ। वाकई खुदा ने बड़ा फजल किया। फरीदी ने यह जुमला यूं ही रस्मन बड़े जबरदस्त तरह के साथ अदा किया। उसे रस्मी गुफ्तगू से सख्त नफरत थी। वो एक मुंहफट और बेधड़क हकीकत का इजहार कर देने वाला आदमी था। इस वक्त मैंने खास तौर पर एक अहम मामले में मशवरा करने के लिए बुलाया है। फरमाइए। कल रात अस्पताल में मुझे इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से एक इत्तला मिली है जो हम सबके लिए इंतहाई तशवीशनाक है। तुमने यूरोप के मशहूर ब्लैकमेलर लियोनार्ड का नाम जरूर सुना होगा। वो अपने चंद साथियों समेत हिंदुस्तान आया है और उसने अपना हेडक्वार्टर हमारे ही शहर में कायम किया है। खबर तो इंतहाई दिलचस्प है, फरीदी ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इसमें जरूर दिलचस्पी लोगे, जैक्सन ने हंसकर कहा। तुम तो ऐसे मौकों की तलाशी में रहा करते हो। अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि तुम सचमुच फने सुराग रसानी के दिलदादा हो। हाँ, वो लियोनार्ड, फरीदी ने जैक्सन की बात काटते हुए कहा।
हाँ तो लियोनार्ड खौफनाक शख्स है जिसने सारे यूरोप को हिला कर रखा था। हद यह है कि स्कॉटलैंड यार्ड के नामवर सुरागसा भी उसे ना पकड़ सके। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि वो एक बैनुल अक़वामी ब्लैकमेलर है। यूरोप के बड़े बड़े घराने उसके नाम से कांपते हैं। उसने एक बार स्कॉटलैंड यार्ड के नामवर जासूस पीटरसन की अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी। तुम ठीक समझे, मैं उसी लियोनार्ड की बात कर रहा हूँ, जैक्सन ने कहा। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो हिंदुस्तान क्यों आया है। यहाँ के राजों और नवाबों को ब्लैकमेल करने के लिए, फरीदी ने कहा। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? क्या तुम उसकी मौजूदगी से पहले ही वाकिफ हो? जी हाँ। वो किस तरह? जैक्सन ने कहा। फरीदी ने जेब से अखबार निकालकर सुपरिटेंडेंट के सामने मेज पर फैलाकर एक इश्तिहार की तरफ इशारा किया। सुपरिटेंडेंट पढ़ने लगा। यहाँ का वो नवाब मुतवज्जा हो जो आज से 3 साल कबल महज अय्याशी की गर्ज से एक मामूली सैयाह के भेस में इंग्लैंड गया था। वहाँ उसने एक किसान की हसीन लड़की पर डोरे डाले थे, लेकिन इस तरह कामयाब न होने पर उससे शादी कर ली थी। फिर कुछ दिन उसके साथ रहकर वो चुपके से हिंदुस्तान वापस चला आया था। उस नवाब को मालूम होना चाहिए कि अब उसकी रियासत का एक जायज वारिस और पैदा हो गया है। मेरे पास सारे सबूत शादी के सर्टिफिकेट समेत मौजूद हैं, जिनकी कीमत 75 लाख रुपया है। अगर वो नवाब उन सारी चीजों को हासिल करना चाहे तो इस अखबार के जरिए अपनी रजामंदी जाहिर कर सकता है, वरना ये सारे सबूत उसके नए वारिस के हक में इस्तेमाल किए जाएंगे। देखा आपने, फरीदी ने कहा। जैक्सन ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। मगर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये लियोनार्ड की हरकत है? मैं तकरीबन 1 माह से इस किस्म के इश्तिहारात के तराशे जमा कर रहा हूँ, फरीदी ने कहा, और ये सब यूरोप ही के वाकयात से ताल्लुक रखते हैं, और उनमें से मुझे कोई भी इश्तिहार ऐसा नजर नहीं आया जो किसी मोटी असामी से मुताल्लिक ना हो। जैक्सन ने फिर सर हिला दिया। मिस्टर फरीदी, जैक्सन बोला, मैं इसीलिए तुम्हारी कदर करता हूँ कि तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। मैंने अभी तकरीबन सारे ऑफिसरों से इस मामले के मुताल्लिक गुफ्तगू की है, लेकिन किसी ने भी उन इश्तिहारों का हवाला न दिया। अरे इनमें कौन सी खास बात है, फरीदी बोला। ये तो ऐसी चीज है जिसने मामूली से मामूली दिमाग वाले आदमी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया होगा। तुमने अभी इस किस्म के और इश्तिहारों का तस्करा किया था, जैक्सन ने कहा। क्या उनके तराशे तुम्हारे पास मौजूद हैं? जी हाँ, 2-3 यही ऑफिस में मौजूद हैं, फरीदी ने उठते हुए कहा। ठहरिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फरीदी अंग्रेजी अखबार के 2-3 तराशे उठा लाया और बारी बारी उन्हें पढ़ने लगा। वो महारानी साहिबा मुतवज्जा हूँ जो अय्याशी के लिए हर साल पेरिस जाती हैं। उनके वो खतूत मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने अपने आशिकों को लिखे थे। उन खतूत की कीमत 16 लाख रुपया है। अदम अदायगी की सूरत में खतूत शाया कर दिए जाएंगे। सौदा इसी अखबार के जरिए तय किया जा सकता है। दूसरा इश्तिहार ये है, वो हसीन और जमील नवाबजादी मुतवज्जा हो जो पिछले साल अपने एक आशिक को साथ लेकर स्विट्जरलैंड गई थी। बज़ाहिर वो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी था। मेरे पास उन दोनों की कुछ तस्वीर हैं जिनका शाया कर देना इंतहाई दिलचस्प साबित हो सकता है। उन तस्वीरों की कीमत 20 लाख रुपया है। इस सिलसिले में इसी कीमत के जेवरात या जवाहरात कबूल किए जा सकते हैं। अदम अदायगी की सूरत में ये तस्वीर छपवा कर मुफ्त तकसीम कर दी जाएंगी। इस अखबार के जरिए रजामंदी जाहिर की जा सकती है। इसी तरह के और भी इश्तिहारात हैं, लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। फरीदी ने तराशे जैक्सन की तरफ बढ़ा दिए। ताज्जुब है कि पुलिस अभी तक इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई, जैक्सन ने कहा। यह तो खुला हुआ जुर्म है। यह अखबार गोया ब्लैकमेलिंग की हिम्मत अफजाई कर रहा है। उसे तो फौरन जब्त करके उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। फरीदी हंसने लगा। लियोनार्ड इसके शरीककार मामूली आदमी नहीं है, वो इतनी आसानी से गिरफ्त में नहीं आ सकते, फरीदी ने कहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जरा आज के अखबार का एडिटोरियल का यह हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए, फरीदी ने अखबार जैक्सन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जैक्सन पढ़ने लगा। हमने अपने कारीन की दिलचस्पी के लिए ऐसे इश्तिहारात के नमूने छापने का सिलसिला शुरू किया है जो यूरोप में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के अखबार में भी आपको ऐसा ही इश्तिहार मिलेगा। हम आइंदा भी आपकी दिलचस्पी के लिए इनका सिलसिला जारी रखेंगे। जैक्सन पढ़ चुकने के बाद फरीदी की तरफ हैरत से देखने लगा। मगर ये तो बताओ कि तुमने आज तक किसी का जवाब भी अखबार में देखा या नहीं, जैक्सन ने कहा। ऐसी सूरत में जबकि खुद अखबार वाले मिले हुए हों, जवाब शाया करने की जरूरत क्या रह जाती है, फरीदी ने कहा। लेकिन ये वसूख से कैसे कहा जा सकता है कि अखबार वाले मिले हुए हैं? इन खतूत के बारे में एडिटोरियल नोट पढ़कर कतई कहा जा सकता है। बात दरअसल ये है कि मिस्टर फरीदी कि तुम बातों को बहुत ही घुमा फिरा कर सोचने के आदी हो, जैक्सन ने कहा। बहुत मुमकिन है कि इस किस्म के खतूत दिलचस्पी ही के लिए शाया किए जाते हो, लेकिन मुझे तो इसमें कोई भी दिलचस्पी की बात नजर नहीं आती, फरीदी ने कहा। और अगर दिलचस्पी ही के लिए इनका सिलसिला शुरू किया गया होता तो 2-1 इश्तिहारात काफी थे, या फिर हर इश्तिहार में कोई नई बात होनी चाहिए थी। अब तक तकरीबन 15 इश्तिहारात शाया हो चुके हैं, लेकिन सब एक जैसे,
हर एक में एक नए ढंग से रुपयों का मुतालबा किया गया है। खैर भाई यही होगा, जैक्सन ने उकता कर कहा। मुझे दरअसल तुम्हें ये इत्तला देनी थी कि लियोनार्ड का पता लगाने के लिए 6 जासूसों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें तुम्हारा नाम है। तो क्या सबको एक ही तरीके कार पर अमल करना पड़ेगा? फरीदी ने पूछा। कतई, जैक्सन ने मेज पर झुकते हुए कहा, यह लाजमी है, लेकिन मैं इसका आदी नहीं। मजबूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें रोजाना रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि मैं इस पर कभी कारबंद नहीं रहा, फरीदी ने कहा। इस बार तो तुम्हें इस पर अमल करना ही पड़ेगा क्योंकि अहकामात ऊपर से आए हैं, जैक्सन बोला। और अगर मैं इनकार कर दूं? फरीदी ने कहा। क्या बचपने की बातें कर रहे हो? जैक्सन ने तोशरोई से कहा। यहाँ रहकर तुम्हें अहकामात का पाबंद होना पड़ेगा। और अगर फर्ज कीजिए कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं तुम्हें इसकी राय ना दूंगा, जैक्सन लापरवाही से बोला। लेकिन मैं अपने उसूल के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? जैक्सन झुंझुलाकर बोला। तुम्हारे जैसा जिद्दी आदमी तो मेरी नजरों से गुजरा ही नहीं। मुझे डर है कि तुम कहीं अपनी जान न गंवा बैठो। अगर हमें तुम्हारी स्कीमों की खबर ना होगी तो हम तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? आपका फरमाना दुरुस्त है, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। और आप ये भी जानते हैं कि मैं इस महकमे में रोटियों के लिए नहीं आया। मेरी खतर पसंद तबीयत ने इसी पेशे में तस्कीन का सामान देखकर मुझे इस तरफ आने पर मजबूर किया है। मेरा उस काम में दिल ही नहीं लगता जिसमें कदम कदम पर मौत का खतरा ना हो। जाती तौर पर ये चीज तुम्हारे लिए ठीक हो सकती है, लेकिन महकमे के हक में नुकसानदेह है। लेकिन इससे पहले तो मुझे इस बात पर कभी मजबूर नहीं किया गया, फरीदी ने कहा। भाई पहले की बात और है। पहले तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे था, लेकिन इस बार बराह रास्त इंस्पेक्टर जनरल का मामला है। खैर देखा जाएगा, फरीदी ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी हिदायत पर अमल करूं। आज शाम तक बकिया 5 जासूस भी यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं कल उनसे तुम्हारा तारुफ करा दूंगा। ये सब मुख्तलिफ सूबों के बेहतरीन दिमाग हैं। थोड़ी देर बाद फरीदी वहां से उठकर अपने कमरे में चला आया। मशहूर अखबार न्यूज स्टार के दफ्तर की इमारत बरकी कुमकुमों की रोशनी में नहाई हुई खड़ी थी। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे। सर्दी की ज्यादती की वजह से सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त कम हो गई थी। रात के सन्नाटे में अखबार छापने वाली मशीनों की गड़गड़ाहट अजीब इंतशार बर्पा किए हुए थी। उसके साथ ही कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी फजा में गूंज उठती थी। न्यूज स्टार के दफ्तर और छापे खाने में लोग कुंधुई से अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। दफतन एडिटर के कमरे में शोर होने लगा। करीब के लोग अपना काम काज छोड़कर कमरे के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। एडिटर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा मजबे से कह रहा था, जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए? जाओ अपना काम करो। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में मशगूल हो गए। एडिटर कमरे में लौट आया। यहाँ एक आदमी आराम कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। असिस्टेंट एडिटर उसके कपड़ों के बटन खोल रहा था। दौड़ो, जल्दी करो डॉक्टर, एडिटर ने सब एडिटर से कहा। सब एडिटर बेहोश आदमी को उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। एडिटर ने बैठकर एक सिगरेट सुलगाया और एक मज़ेदार खेज मुस्कुराहट के साथ बेहोश आदमी की तरफ देखने लगा। बेहोश आदमी ने आराम कुर्सी पर बदस्तूर लेटे ही लेटे आधी खुली आंखों से कमरे का जायजा लिया और एक हाथ अलिस्टर की अंदरूनी जेब में डालकर नोटों का एक बंडल निकाला और फर्श पर गिरा दिया। एडिटर ने झुककर बंडल उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद बेहोश आदमी की कुर्सी से एक तह किया हुआ कागज गिरा। एडिटर ने उसे भी उठाकर मेज की दराज में रख लिया। फिर वो उठकर कमरे के दरवाजे पर आया और चक उठाकर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई मौजूद न था। वो बाहर निकलकर बरामदे में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट एडिटर डॉक्टर को लेकर आ गया। उन दोनों के पीछे एक आदमी और था। उसने उनके करीब पहुंचकर अपनी फ्लैट हैट उतारी और अपना मुलाकाती कार्ड घबराए हुए एडिटर की तरफ बढ़ा दिया। एडिटर डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब जरा देख लीजिए, मैं तो सख्त परेशान हूँ। मालूम नहीं बेचारा किस काम के लिए आया था। कमरे में दाखिल होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छा मैं देखता हूँ। ये कहकर डॉक्टर असिस्टेंट एडिटर के साथ कमरे में चला आया। डॉक्टर वहीं खड़ा आने वाले के मुलाकाती कार्ड को बगौर देख रहा था। फरीदी साहब, एडिटर ने आने वाले को घूरते हुए कहा, फरमाइए कैसे तकलीफ की? कोई खास बात नहीं, फरीदी ने कहा। पहले आप अपने मरीज को देखिए, फिर बाद में बातें होती रहेंगी। एडिटर कमरे की तरफ बढ़ा। उसके पीछे फरीदी भी। कहिए डॉक्टर साहब क्या बात है? एडिटर ने कहा। कोई खास बात नहीं, मुझे ये बेहोशी बहुत ज्यादा थकन का नतीजा मालूम होती है। डॉक्टर ने कहा, ये जल्दी होश में आ जाएंगे। फरीदी ने बेहोश आदमी की तरफ देखा और चौंक पड़ा। तशरीफ रखिए, एडिटर ने फरीदी से कहा। उसके लहजे में अजीब तरह का इस्तराब था जिसे खौफ ही का नतीजा कहा जा सकता है। फरीदी खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया। कमजोर आसाब के लोगों पर उमूमन सर्दियों में इस किस्म के दौरे पड़ जाते हैं, फरीदी ने कहा। आपका ख्याल दुरुस्त है, डॉक्टर बोला। ये हैं कौन साहब? फरीदी ने कहा। मालूम नहीं, एडिटर ने कहा। इन्होंने चपरासी से अपना मुलाकाती कार्ड भिजवाया था। इसके बाद खुद अंदर आए और बेहोश होकर गिर पड़े। मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों यहाँ मौजूद थे।
हमने इन्हें उठाकर कुर्सी पर डाल दिया और असिस्टेंट डॉक्टर को लेने चला गया। फरीदी ने मेज पर से अजनबी का मुलाकाती कार्ड उठाकर देखा जिस पर लिखा हुआ था प्रिंस अदनान ऑफ इराक। फरीदी ने मायने खेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मैं सूरत ही देखकर समझ गया था कि कोई बड़ा आदमी है। जी हाँ, मेरी परेशानी का बाइस दरअसल यही चीज थी। एडिटर सिगरेट सुलगाता हुआ बोला, लीजिए शौक फरमाइए। उसने सिगरेट केस फरीदी की तरफ बढ़ाया। जी शुक्रिया, मैं सिर्फ सिगार पीता हूँ। अजीब मुसीबत है, एडिटर ने बेहोश आदमी की तरफ देखते हुए कहा। अगर इस किस्म का खतरनाक मर्द लाक होता है तो ये लोग वक्त बेवक्त घर से निकलते ही क्यों हैं? थोड़ी देर बाद अजनबी को होश आ गया। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने चुंधियाई हुई आंखों से चारों तरफ देखा और खिफ़्फ़त आमेज मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में बोला, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, एडिटर ने मुस्कुराकर कहा। फरमाइए, कैसे तकलीफ की थी? मुझे 5 मिनट की मोहलत दीजिए, अजनबी बोला। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों आया था। इस किस्म के दौरों के बाद उम्मन मैं थोड़ी देर के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता हूँ। बड़ी अजीब बात है, फरीदी मायने खेज मुस्कुराहट के साथ बोला। जी हाँ, यूरोप के तकरीबन हर मुल्क में मैंने अपने इस मर्ज का शाफी इलाज कराना चाहा लेकिन बेकार, अजनबी ने कहा और कुछ सोचने लगा। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में आपके इस मर्ज का खातिर ख्वाह इलाज हो जाएगा, फरीदी ने कहा। अजनबी उसके जुमले पर चौंक पड़ा। जी हाँ, वो मुस्कुराकर बोला, मैंने भी यहाँ के मौलवियों के तरीका इलाज की बहुत तारीफ सुनी है। कहिए, कुछ याद आया? एडिटर ने हंस कर कहा। जी हाँ, अजनबी बोला, मैं दरअसल आपके अखबार में एक इश्तिहार देने के लिए आया था। हाँ, शौक से, एडिटर ने कहा। मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। अगर ये बात है तो अंग्रेजी अखबार आपके लिए बेकार साबित होगा, फरीदी ने कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद ही कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ पेशावर ड्राइवर मिल सके। लेकिन मुझे तो अंग्रेजी ही जानने वाला चाहिए क्योंकि मैं हिंदुस्तानी जुबान नहीं समझ पाता, अजनबी ने कहा। खैर, कोशिश कीजिए, शायद कोई मिल ही जाए, फरीदी बोला। आप अपना पता मुझे दे दीजिए, मैं इश्तिहार शाया कर दूंगा, एडिटर ने अजनबी से कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की गुफ्तगू करने के बाद अजनबी खड़ा हो गया। उसने वहां से बैठे हुए सब आदमियों से मुसाफा किया और कमरे से बाहर निकल गया। हाँ तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? एडिटर ने फरीदी की तरफ देख कर कहा। जनाब, पहले ये फरमाइए कि क्या आपका कमरा आसिफज़दा है? फरीदी ने कहा। क्यों, क्या बात है? एडिटर ने कहा। मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मैं भी थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाऊंगा, फरीदी ने घुटी हुई आवाज में कहा। अरे, एडिटर हैरत से आंखें फाड़ता हुआ बोला। जी हाँ, जरा जल्दी से, डॉक्टर शायद अभी थोड़ी ही दूर गया होगा। फरीदी ये कहते कहते कुर्सी पर एक तरफ लटक गया। उसका बायां हाथ जमीन पर झूल रहा था। एडिटर घबरा कर खड़ा हो गया। वो उसे आवाजें दे रहा था लेकिन बेसूद। फरीदी बेहोश हो चुका था। बजाय उसके कि वो घंटी बजाकर किसी को बुलाता, खुद बाहर की तरफ भागा। शायद वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। उसने उसे इमारत के फाटक पर ही जा लिया। डॉक्टर, डॉक्टर, फौरन वापस चलो, दूसरे साहब भी बेहोश हो गए। दूसरे दिन फरीदी और हमीद में गुफ्तगू हो रही थी। न्यू स्टार का ताजा पर्चा मेज पर खुला पड़ा था। देखो, आज उन दिलचस्प इश्तिहारात का सिलसिला नहीं शाया हुआ, फरीदी ने कहा। एडिटर ने मादरत भी की है, हमीद बोला। ये देखिए, लिखता है, हमें अफसोस है कि आज की अशात में अचानक मुसव्वदा खो जाने की बिना पर ब्लैकमेलिंग का दिलचस्प इश्तिहार शाया न हो सका। ये बात तो उसने बिल्कुल सच लिखी है, फरीदी बोला। मुसव्वदा सचमुच खो गया था और गालिबन तुम ये भी जानते हो कि आजकल शहर में खोई हुई चीजें मेरी जेब से बरामद होती हैं। क्या मतलब? हमीद ने उसे गौर से देखते हुए कहा। यानी ये कि वो मुसव्वदा इस वक्त मेरी जेब में मौजूद है, फरीदी ने जेब से तह किया हुआ कागज निकालते हुए कहा। पढ़ो। हमीद पढ़ने लगा। लंदन की हसीन रात कौन भूल सकता है जब प्रिंस ने अपनी कुंवारी चचाजाद बहन को एक रात के लिए अपनी बीवी बनाया था। लंदन के जेफर्स होटल का कमरा नंबर 115 सुहागरात की रंगीनियों से मामूर था। प्रिंस की चचाजाद बहन दूसरे ही दिन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। वापसी पर 3 दिन के अंदर ही अंदर उसने एक जागीरदार से शादी कर ली। मेरे पास इसका काफी सबूत मौजूद है कि वो जिस बच्चे की मां बनने वाली है वो जागीरदार का नहीं है। मैं उस प्रिंस और उसकी चचाजाद बहन से 15 लाख रुपए का मुतालबा करता हूँ। अदम अदायगी की सूरत में ये राज उस जागीरदार को माए सबूत बता दिया जाएगा। खत और खिताबत इसी अखबार की मार्फत होनी चाहिए। लेकिन ये आपको मिला कैसे? हमीद ने कहा। फरीदी ने उस रात के सारे हालात बताते हुए कहा। मेरे बेहोश होते ही एडिटर घबराकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया और मैंने जल्दी जल्दी उस कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने मेज की दराजों को खोला। इत्तफाक से ये कागज ऊपर ही रखा हुआ मिल गया। इतना काफी था। मैंने जल्दी से उसे जेब में डाला और फिर बनकर लेट गया। उस कागज पर 2 आदमियों की उंगलियों के निशानात मिले हैं और दूसरे निशानात के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे जिस पर शुबा है
اس کے پیچھے تمہیں لگانا چاہتا ہوں. تم بآسانی اس کی انگلیوں کے نشانات دے سکوگے. وہ کون ہے؟ حمید نے بے تابی سے پوچھا. وہی شخص جو رات ایڈیٹر کے کمرے میں بے ہوش ہو گیا تھا, فریدی نے کہا. اس کے لیے تمہیں اس کا موٹر ڈرائیور بننا پڑے گا. میں سمجھ گیا. ہاں, تدبیر تو اچھی خاصی ہے, حمید بولا. لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد ایڈیٹر کو کیا بتایا تھا کہ آپ اس سے کیوں ملنے گئے تھے؟ ارے یہ بھی کوئی خاص بات ہے, فریدی مسکرا کر بولا. میں نے کل رات کے اشاعت کے ایک مضمون کے متعلق اس سے گفتگو شروع کر دی تھی جو کچھ حکومت کی مخالفت میں تھا. میں نے اس سے کہا کہ نیو اسٹار مجھے بہت پسند ہے. میں نہیں چاہتا کہ حکومت اس پر کسی قسم کی پابندی لگائے, لہٰذا اس قسم کے مضامین نہ چھاپے جائیں. بہت خوب, حمید نے کہا. اور اس شخص کی اچانک بے ہوشی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ شخص یہ اشتہار ایڈیٹر کو دینے کے لیے آیا ہوگا اور موقع نہ دیکھ کر اس نے یہ چال چلی. اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر ایڈیٹر نے اپنے اسسٹنٹ کو ڈاکٹر کے لیے دوڑا دیا. اس نے اس دوران میں وہ اشتہار ایڈیٹر کو دیا ہوگا. جب وہ ہوش میں آیا اس وقت میں وہاں موجود تھا, میرے علاوہ ڈاکٹر بھی تھا. ہم لوگوں کی موجودگی میں اس نے یہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا کہ وہ ایک موٹر ڈرائیور کے لیے اخبار میں اشتہار دینا چاہتا ہے. حمید نے معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا. اس اخبار میں پرنس عدنان کی طرف سے ایک موٹر ڈرائیور کے لیے اشتہار شائع ہوا ہے, لیکن اب اسے دھوکہ دینا مشکل ہو جائے گا, حمید نے کہا. تم ٹھیک سمجھے. ایڈیٹر نے اسے رات ہی میں مطلع کر دیا ہوگا کہ مسودہ گم ہو گیا ہے اور وہ بھی سمجھ گیا ہوگا کہ یہ کام میرا ہی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اب پرنس عدنان کافی احتیاط سے کام لے گا. آپ یہ سب اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو مکمل یقین ہو کہ پرنس عدنان ہی اصل مجرم ہے, حمید نے کہا. اصل مجرم وہ نہیں بلکہ لیونارڈ ہے, وہ اس کا ایجنٹ معلوم ہوتا ہے, فریدی نے کہا. لیجیے یقینا شد دو شد, حمید نے کہا. میں تو پرنس عدنان ہی کو لیونارڈ سمجھ رہا تھا. تم غلط سمجھ رہے تھے, فریدی مسکرا کر بولا. لیونارڈ انگریز ہے اور پرنس عدنان ہندوستانی. ہندوستانی یا عراقی؟ حمید نے کہا. 100% ہندوستانی. وہ کیسے؟ پہلے تم اسے ایک بار دیکھاؤ پھر بتاؤں گا, فریدی نے کہا. تو میں کس طرح جاؤں؟ حمید نے کہا. پیدل؟ میرا یہ مطلب نہیں, حمید نے قدرے جھنجھلا کر کہا. میں اس سے کس حیثیت سے ملوں؟ ایک ملازمت کے خواہاں موٹر ڈرائیور کی حیثیت سے. مگر وہ اب کافی ہوشیار ہو گیا ہوگا. تب تو مجھے اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی, فریدی نے کہا. ہمیشہ یاد رکھو کہ مجرم اس وقت بہت آسانی سے گرفت میں آ جاتا ہے جب وہ حد سے زیادہ محتاط ہو جائے. میں تو یہ چاہتا ہی ہوں کہ تمہارے جانے پر اسے کسی طرح شبہ ہو جائے کہ مقامی جاسوس اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. حمید نے پھر معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا, فریدی نے کہا. اس پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ تم انگریزی کافی جانتے ہو. گفتگو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کرنا. حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنا کہ اسے شبہ نہ ہونے پائے. اگر شبہ ہو ہی گیا تو اس کی فکر نہیں, کیونکہ اس صورت میں بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گا. میں اچھی طرح سمجھ گیا, حمید نے کہا. اچھا تو میں کس طرح جاؤں؟ کیا بھیس بدلنے کی ضرورت ہوگی؟ قطعی. بغیر بھیس بدلے اس کے سامنے جانا بھی مت, ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا. آج 3 بجے تم اس کے یہاں ضرور پہنچ جانا. اور ہاں, میں ابھی تمہیں ایک تجربے کار ملٹری ڈرائیور کا سرٹیفکیٹ بھی دے دوں گا. خفیہ پولیس کے دفتر میں مسٹر جیکسن کے کمرے میں ملک کے 6 سربراہوردہ جاسوسوں کی میٹنگ ہو رہی تھی. فریدی کے علاوہ ہر ایک اپنی رپورٹ مسٹر جیکسن کے سامنے پیش کر چکا تھا. کیوں مسٹر فریدی, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جیکسن نے کہا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسے شخص کا پتہ لگانا کتنا دشوار ہے جسے آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو, جس کی تصویر محکمہ سراغ رسانی کے دفتر میں موجود نہ ہو. اسکاٹ لینڈ یارڈ والے محض اسی بنا پر اسے پکڑ نہ سکے کہ ان کے پاس نہ تو تصویر تھی اور نہ دوسرے ایسے نشانات جن سے وہ پکڑا جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نا امید ہو جانا چاہیے, جیکسن نے کہا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا, فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری گرفت میں آ ہی جائے, لیکن ایسے لوگوں کا پکڑا جانا محض اتفاق پر مبنی ہوتا ہے. کسی خاص طریقے کار پر عمل کر کے ایسوں کو گرفتار کر لینا قطعی ناممکن ہے. بہرحال اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں, جیکسن نے کہا. یہ بتاؤ کہ تم نے اب تک کیا کیا؟ میں نے آپ سے اپنے جس شعبے کا اظہار کیا تھا اس کے تحت میں اخبار کے دفتر میں گیا تھا, لیکن وہاں تحقیقات کرنے پر مجھے پتا چلا کہ میں غلطی پر تھا. ایڈیٹر نے مجھے بتایا کہ وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے اسی قسم کے دوسرے سلسلے بھی شروع کرنے والا ہے. وہ تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا, مسٹر جیکسن نے مسکرا کر کہا. ارے پھر کہاں آپ کہاں میں, فریدی نے انتہائی خاکسارانہ انداز میں کہا. آپ بہرحال ہم سب کے استاد ہیں. جیکسن ہنسنے لگا. تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جیکسن بولا. میں کسی خاص لائن پر کام نہیں کر رہا ہوں, فریدی نے کہا. تو پھر ان جاسوسوں کے بنائے ہوئے پلان میں ان کے شریک کار ہو جاؤ, جیکسن نے کہا.
मैं इसे वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं समझता। फरीदी ने कहा। ये आप किस तरह कह सकते हैं? एक जासूस तेज लहजे में बोला। बकिया जासूसों के चेहरे से भी यही जाहिर हो रहा था कि उन्होंने फरीदी के इस जुमले का बुरा माना है। देखिए जनाब, ये शेर का शिकार तो है नहीं कि आपने हांका करा दिया और उसका इंतजार करने लगे और अभी शेर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक ऐसे आदमी का मामला है जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, और फिर उसने यहाँ कोई वारदात भी नहीं की कि उसके सारे किसी खास नतीजे पर पहुंचा जा सके। तो इसका सरयन ये मतलब है कि उसे गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। दूसरा जासूस बोला। ता वक्त है कि उसका कुछ पता निशान ना मिले, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। फरीदी ने कहा, मेरा तो ख्याल ये है कि जब तक वो खुद हमारे सामने आकर ये ना कह दे कि वही लियोनार्ड है, उसका पकड़ा जाना मुहाल है। एक जासूस ने तंजिया लहजे में कहा। बेशक हालात तो ऐसे ही हैं, फरीदी ने कहा, और फिर ना घोड़ा दूर ना मैदान, हर एक के जौहर खुल जाएंगे। भाई आखिर इस नोक-झोंक से क्या फायदा? जैक्सन ने कहा। बहरहाल साहब, हम लोगों ने जो प्लान तैयार किया है उसी के मुताबिक काम करेंगे। एक जासूस बोला। आपको इख्तियार है, चाहे आप हमारा साथ दें या ना दें। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है, फरीदी ने कहा, और ये जरूरी नहीं है कि हर मामले में मेरी राय ठीक ही उतरे, लेकिन मुमकिन है आपका बनाया हुआ प्लान ही मुफीद साबित हो। बहरहाल मुझसे आप जिस वक्त जो काम लेना चाहें ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक बूढ़े जासूस ने तंजिया लहजे में कहा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये काम मिलजुल कर करें, जैक्सन ने कहा, क्योंकि मुकाबला के इंतहाई पुरस्कार आदमी से है। करीब करीब हम सब भी यही चाहते हैं, फरीदी ने हंस कर कहा। थोड़ी देर के बाद वो सब मिस्टर जैक्सन के कमरे से उठकर चले गए। फरीदी अपने कमरे में आकर बैठ गया। उसने उंगलियों के वो निशानात निकाले जो उसने अखबार के दफ्तर से चुराए हुए कागज पर से हासिल किए थे। थोड़ी देर तक उन्हें बगौर देखता रहा, फिर उठकर रिकॉर्ड रूम में चला गया। वहां उसने 2-3 फाइल निकाले और उन्हें उलटता पलटता रहा। दफतन वो चौंक पड़ा। फाइल में एक जगह किसी आदमी की उंगलियों के निशानात थे। वो अपने हासिल किए हुए निशानात से उनका मवाजना करने लगा और फिर एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। अचानक उसकी उमती हुई आंखों में अजीब किस्म की चमक पैदा हो गई। वो देर तक उस फाइल के कागजात को उलटता पलटता रहा। इतने में क्लॉक ने 4 बजाए और उसने फाइल अलमारी में रख दिया और अपने कमरे में आकर घर जाने की तैयारी करने लगा। तकरीबन 8 बजे रात को हमीद लौट आया और आते ही एक सोफे पर ढेर हो गया। खैरियत? फरीदी ने कहा। मैंने ये लफ्ज आज तक नहीं सुना। फरीदी समझ गया कि जरूर कोई खास बात हुई है। क्यों भाई, आखिर इतनी बदहवासी क्यों? थका थका कर मार डाला हरामजादे ने, हमीद ने कहा, और आखिर बाद में कह दिया कि तुम इस कार की हिफाजत ना कर सकोगे क्योंकि तुम हमेशा मिलिट्री लारियां चलाते रहे हो। बहुत खूब, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। तो उसने तुम्हारे सर्टिफिकेट देखे थे? जी हाँ, काफी देर तक, हमीद बोला, और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ट्रायल लेना चाहता हूँ। ये कहकर जो उसने मुझे अपनी कार में जोता है तो अब फुर्सत मिली है। काफी घूम फिर लेने के बाद उसने मुझे 5 का नोट टिकाया और ठंडे ठंडे रुखसत कर दिया। खैर कुछ परवाह नहीं, मेरा मकसद इतने ही में हल हो गया, फरीदी ने कहा। लाओ वो सर्टिफिकेट वापस कर दो। कैसे सर्टिफिकेट? हमीद ने संजीदगी से कहा। वो तो उसी के पास रह गए। क्या कहा? उसके पास रह गए? उसके पास क्यों रह गए? तो क्या मुझे वापस ले लेना चाहिए थे? हमीद ने भोलेपन से कहा। अजीब घरे आदमी हो, फरीदी ने झुंझुला कर कहा। यह कतई नामुमकिन है, हमीद ने कहा। मैं या तो गधा हो सकता हूँ या आदमी। बैकवत गधा और आदमी होना मेरे बस की बात नहीं, चाहे फिर नौकरी रहे या जाए। सीधी तरह निकालते हो सर्टिफिकेट या दुएं घूसा, फरीदी ने कहा। शौक से दीजिए, मैं उसे नहायत एहतियात से अपने बकस में रख दूंगा। क्या बकवास है हुजूर? ये बकवास नहीं, फलसफा है। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारा फलसफा दोनों, फरीदी ने झुंझुला कर कहा। लाओ लाओ सर्टिफिकेट लाओ। लीजिए जनाब, आखिर इस कदर नाराज क्यों होते हैं? हमीद ने जेब से सर्टिफिकेट निकालकर फरीदी को दे दिया और मुंह फुलाए हुए कमरे से बाहर चला गया। अजीब खड़ा है, ना मौका देखता है और ना वक्त, फरीदी बड़बड़ाता हुआ अजायबात के कमरे में घुस गया। क्यों भाई, तुम्हारा मुंह सीधा हुआ या नहीं? फरीदी ने हमीद से कहा, जो एक सोफे पर लेटा कोई किताब देख रहा था। तो मेरा मुंह टेढ़ा कब था? हमीद ने किताब पर से नजर हटाए बगैर कहा। किताब बंद करो। लीजिए, हमीद ने किताब बंद करके एक तरफ रखते हुए कहा। उठकर बैठ जाओ। अगर मैं लेटे ही लेटे बैठा रहूं तो क्या अर्ज है? अगर तुम 2 मिनट के अंदर संजीदा ना हुए तो मैं तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूंगा, फरीदी ने कहा। अरे हुजूर, आप मेरी नाक भी उखाड़ सकते हैं, हमीद ने कहा। आपका मातहत जो ठहरा। अच्छा बकवास बंद। लीजिए, बिल्कुल बंद। जानते हो मैंने सर्टिफिकेट में क्या पाया? फरीदी ने कहा। जी हाँ जानता हूँ। क्या? सिनेमा की टिकट, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। फिर वही हरकत। कौन सी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो फिर इसी बात पर मुझे 3-4 माह की छुट्टी दिलवा दीजिए। अच्छा,
फरीदी ने गुस्से में कहा और फिर कमरे से जाने लगा। हमीद ने उठकर उसे पकड़ लिया। आखिर आजकल आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? हमीद ने कहा। इस वक्त हट जाओ, मैं अब थोड़ी देर बाद तुमसे गुफ्तगू करने के काबिल होऊंगा, और अगर आप थोड़ी देर बाद भी इस काबिल न हुए तो, हमीद ने मासूमियत से कहा। ओ फरीदी के बाप, मैंने उस सर्टिफिकेट में अपनी तस्वीर एक बूढ़ी औरत के साथ बोस किनार करते हुए पाई है। फरीदी जोर से चीखा। क्या मतलब? हमीद ने उसे घूरते हुए कहा। फरीदी ने तय किए हुए सर्टिफिकेटों के दरमियान में से एक तस्वीर निकालकर हमीद की तरफ बढ़ा दी। हमीद देखकर बेतहाशा हंसने लगा। मैं आपको इतना बदज़ौक़ नहीं समझता था, हमीद ने हंसी रोकते हुए कहा। ये तो वही मिसल हुई, तौबा टूटी भी टूटे हुए पैमाने से। फिर वही बकवास, फरीदी ने चीख कर कहा। मैं तुम्हें इतना बदतमीज नहीं समझता था। फरीदी को सचमुच गुस्सा आ गया था। मैंने क्या बदतमीजी की? हमीद ने सहम कर कहा। ये तस्वीर कहाँ से आई? खुदा की कसम मैं नहीं जानता, हमीद ने संजीदगी से कहा। मुझे जिस हालत में उसने सर्टिफिकेट दिए मैंने जेब में डाल लिए थे और बिल्कुल वैसे ही आपको वापस कर दिए थे। फरीदी कुछ सोचने लगा। समझा, उसने थोड़ी देर बाद मायने खेज अंदाज में सर हिलाकर कहा। क्या जानते हो ये औरत कौन है? फरीदी ने कहा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर रॉबर्ट की बीवी। तो क्या वाकई आप? क्या फजूल बकते हो? फरीदी ने कहा। फिर आखिर? ये लियोनार्ड की तरफ से मेरे लिए खामोश धमकी है। मगर ये तस्वीर हाथ की बनाई हुई है या नहीं? हमीद ने कहा। तुम्हें इतनी ही अकल होती तो फिर रोना किस बात का था? कुछ बताइए भी तो। अरे मियाँ, अलग फिल्मों पर दो तस्वीरें लेकर उन्हें मिला देना कोई मुश्किल काम नहीं, फरीदी ने कहा। ओ भाई, मान गया, वाकई लियोनार्ड को जैसा सुना था वैसा ही पाया, हमीद ने कहा। मैंने तुम्हें ये सर्टिफिकेट महज इसलिए दिए थे कि इनके जरिए में प्रिंस अदनान की उंगलियों के निशानात हासिल कर सकूंगा। मगर बेसूद, जो शख्स इतना अय्यार हो ऐसी फाश गलती नहीं कर सकता। ओ ठीक याद आया, हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने सर्टिफिकेट लेते वक्त दस्ताने पहन लिए थे। फरीदी फिर कुछ सोचने लगा। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसका पीछा किया तो वो इस किस्म की दूसरी तस्वीर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचा देगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमीद ने कहा। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बीवी से आपकी जान पहचान है? बिल्कुल नहीं, वाकई बहुत बुरे फंसे, हमीद ने कहा। ओह देखा जाएगा, फरीदी ने भवें सुकोड़ कर कहा। अब सबसे पहले प्रिंस अदनान को ठिकाने लगाना चाहिए। वो किस तरह? अभी मैं उसके मुताल्लिक कोई वाज़ेह स्कीम नहीं बना सका, लेकिन ये तय कर लिया है कि उसे किसी तरह जकड़ लूं। मगर ये चीज खतरनाक होगी। क्यों? इसलिए कि अगर आपके कहने के मुताबिक वो खुद लियोनार्ड नहीं तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। लियोनार्ड इस तस्वीर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले कर देगा। फरीदी फिर कुछ सोचने लगा। रात इंतहाई सर्द थी। आसमान में स्याह बादल मंडला रहे थे। हवा तेज थी। कभी कभी दिल हिला देने वाली गरज और चमक से बड़ी बड़ी इमारतों में एक अजीब किस्म की झनकार सी पैदा हो जाती थी। 1 बज गया था, लेकिन फरीदी अभी तक अपनी ख्वाबगाह में टहल टहल कर सिगार पर सिगार फूंक रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। फरीदी ने खिड़कियां बंद कर दी। अभी वो लेटने के इरादे से पलंग पर बैठा ही था कि कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी और ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई बरामदे में गिर पड़ा हो। वो तेजी से बरामदे की तरफ लपका। पोटेकों में उसके कुत्ते खड़े भौंक रहे थे। फरीदी ने उन्हें डांटते हुए बरामदे की बिजली रोशन कर दी। अरे! वो चौंक कर एक कदम पीछे हट गया। बरामदे में एक औरत औंधी पड़ी हुई थी। उसकी नफीस और कीमती साड़ी पिंडियों तक सरक आई थी। वो एक गर्म और खुशनुमा लिबादे में मलबूस थी। कपड़े करीब करीब बिल्कुल भीग चुके थे। फरीदी उसके करीब जाकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हिम्मत करके उसने उसे सीधा किया। ये एक नौजवान औरत थी। उसकी घनी और लाबनी पलकें गम्माजी कर रही थीं। उनकी आगोश में 2 झील की तरह अथाह गहराइयां रखने वाली खूबसूरत आंखें सो रही थीं। सुर्ख और सफेद चेहरा कसलमंदी और इज़मिराल की वजह से कुछ और ज्यादा हसीन नजर आने लगा था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसके हसीन और सेहतमंद जिस्म में हाथ लगाते वक्त फरीदी जैसा खुश्क आदमी भी एक बार सर से पैर तक कांप उठा था। आखिर वो हिम्मत करके उस बेहोश लड़की को हाथों पर उठाकर अपनी ख्वाबगाह में ले आया और पलंग पर लिटा दिया। अब वो एक दूसरी उलझन में पड़ गया था। उसके भीगे हुए कपड़े किस तरह तब्दील कराए, ये मसला इंतहाई दुश्वार था। आखिर उसने उसे जूं का तू रहने दिया। सिर्फ इतना किया कि उसे कंबलों से चारों तरफ से ढक दिया और सेंट्रल हीटिंग से कमरा गर्म करने का इंतजाम करने लगा। उसने सोचा कि हमीद को भी जगा दे, लेकिन उसकी शोख तबीयत और गैर संजीदगी का ख्याल आते ही इस इरादे से बाज रहा। उसने उसके जूते उतार दिए थे और अब उसके सुबक और नाजुक पैरों को देख रहा था।
تھوڑی دیر بعد اس کی گھنیری پلکوں کے نیچے آنکھوں میں خفیف سی جنبش ہوئی۔ فریدی اس پر جھک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ آنکھیں ذرا سی کھلی اور پھر بند ہو گئیں، اور پھر اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ قطعی محفوظ ہیں، فریدی نے کہا۔ لیکن میں کہاں ہوں؟ لڑکی بولی۔ گھبرائیے نہیں، آپ برے لوگوں میں نہیں، فریدی نے کہا۔ لڑکی سر جھکائے سوچنے لگی۔ آپ ابھی لیٹی ہی رہیے تو بہتر ہے، فریدی بولا۔ لڑکی اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، اطمینان رکھیے، آپ قطعی محفوظ ہیں، فریدی نے اسے پھر دلاسا دیا۔ لڑکی پھر لیٹ گئی۔ آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، فریدی نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے لیے زنانہ کپڑوں کا انتظام نہ کر سکوں گا۔ اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو اس وقت تک کے لیے مردانے ہی کپڑے پہن لیں، جب تک کہ آپ کا لباس خشک نہ ہو جائے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھیگے کپڑے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، میرے خیال سے تو آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ لڑکی بدستور خاموش رہی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں اس کا شب خوابی کا لباس تھا۔ لیجئے کپڑے بدل ڈالیے، فریدی نے کہا، میں جب تک چائے کا انتظام کرتا ہوں۔ نہیں، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، لڑکی جلدی سے بولی۔ نہیں، تکلیف کی کوئی بات نہیں، اس وقت چائے آپ کے لیے ضروری ہے، فریدی نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ لڑکی نے اٹھ کر اپنے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے اور فریدی کے کپڑے پہن لیے۔ اس ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ انتہائی مضحکہ خیز معلوم ہونے لگی تھی۔ کپڑے تبدیل کر چکنے کے بعد اس نے سینٹرل ہیٹنگ کا پلگ نکال دیا، پھر پلنگ پر اچھی طرح کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کشتی میں چائے لے کر آ گیا۔ اس نے اس وقت ملازموں کو جگانا مناسب نہ سمجھا تھا، اس لیے اس نے چائے خود ہی بنا لی تھی۔ مجھے سخت شرمندگی ہے، لڑکی بولی۔ شرمندگی کس بات کی؟ فریدی نے کہا۔ خامخواہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لڑکی بولی۔ بھائی اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ فریدی نے اس کی طرف چائے کی پیالی بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، لڑکی نے کہا۔ چائے لیتے وقت اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ فریدی ایک آرام کرسی پر لیٹ کر سگار سلگانے لگا۔ سگار کے دھوئیں سے آپ کو تکلیف تو نہ ہوگی؟ فریدی نے کہا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، لڑکی مسکرا کر بولی۔ میرے خیال سے آپ ایک کپ اور پیجیے۔ جی نہیں، بس شکریہ۔ آپ تکلف کر رہی ہیں، فریدی نے ہنس کر کہا اور اس کے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ تو آپ بھی پیجیے، لڑکی نے کہا۔ میرے لیے بالکل ناوقت ہو جائے گی، فریدی نے کہا۔ لڑکی چائے پی چکی تھی۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ فریدی آنکھیں بند کیے خاموشی سے سگار پی رہا تھا۔ مگر لڑکی نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ فریدی آنکھیں کھول کر مسکرایا۔ اگر آپ ضروری سمجھیں گی تو خود بخود بتا دیں گی، فریدی نے کہا۔ لڑکی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا یہ فریدی صاحب کا مکان نہیں ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ 100% انہی کا ہے، فریدی نے کہا اور سگار کے ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ کیا فریدی صاحب اس وقت موجود ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ جی ہاں۔ غالباً سو رہی ہوں گی، لڑکی نے کہا۔ اگر انہیں اس وقت جگایا جائے تو وہ برا تو نہ مانیں گے؟ قطعی نہیں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے بالکل برا نہیں مانا۔ تو کیا آپ نے انہیں میرے متعلق بتا دیا ہے؟ لڑکی بولی۔ بتانا کیسا، وہ دیر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، فریدی نے کہا۔ اوہ، تو کیا وہ قریبی کے کمرے میں ہیں؟ لڑکی بےتابی سے بولی۔ خدارا مجھے ان کے پاس لے چلیے۔ آخر کیوں؟ یہ میں انہی سے بتاؤں گی، لڑکی نے کہا۔ معاف کیجیے گا، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ تو بیان کرنا شروع کر دیجیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں یہ بات صرف انہی کو بتا سکتی ہوں، لڑکی نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ برا ماننے کی بات نہیں، فریدی نے کہا۔ میں آپ سے کب کہتا ہوں کہ آپ کسی دوسرے کو بتائیے؟ تو کیا آپ ہی فریدی صاحب ہیں؟ جی۔ تب معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں آپ کو بوڑھا سمجھتی تھی۔ آپ اب بھی مجھے بوڑھا ہی سمجھیے، فریدی نے کہا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ لڑکی کچھ سوچنے لگی۔ اس کا چہرہ بار بار شرم سے سرخ ہو جاتا تھا۔ فریدی اس کے چہرے کی تبدیلیوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں دراصل اس لیے حاضر ہوئی، لڑکی اس سے زیادہ نہ کہہ سکی۔ شرم سے اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ کہیے، میرا سینہ رازوں کا مقبرہ ہے، آپ اطمینان رکھیے، فریدی نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کہوں، لڑکی نے کہا۔ یہ تو ذرا مشکل چیز ہے، بھلا میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں؟ لڑکی پھر سوچنے لگی۔ آپ میرے اوپر پورا اعتماد کر سکتی ہیں، فریدی نے کہا۔ لڑکی اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ آپ روزنامہ اسٹار پڑھتے ہیں؟ لڑکی اچانک بولی۔ فریدی چونک پڑا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کچھ ایسا انداز اختیار کر لیا
जैसे उसने कोई खास बात ना पूछी हो। उसके दिल में शुबा जाग उठा, कहीं ये लड़की लियोनार्ड के गिरोह से तो ताल्लुक नहीं रखती, कहीं वो उसे बदनाम करने के लिए कोई दूसरी चाल तो नहीं चल रहा है। पढ़ता हूँ, फरीदी ने कहा। हमारे सूबे में इसके अलावा दूसरा अखबार है ही कौन सा जो पढ़े जाने के काबिल हो? आपने उसमें वो इश्तिहारनुमा धमकी भी पढ़ी होंगी जो आए दिन चंद नामालूम हस्तियों के बारे में शाया हुआ करती हैं। इश्तिहारनुमा धमकियां? फरीदी ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे वही ब्लैकमेलिंग के इश्तिहारात के नमूने। लड़की बोली। अच्छा वो? फरीदी ने लापरवाही से कहा। हाँ पढ़े तो हैं। उनके मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? ख्याल? हाँ, दिलचस्पी के लिए अच्छा खासा सिलसिला है। दिलचस्पी? लड़की जोश से बोली। मगर मैं साबित कर सकती हूँ कि उनके जरिए 100% ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा? फरीदी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। जी हाँ। लेकिन कैसे? इसी अखबार का ये तराशा मुलाजा फरमाइए। लड़की ने उसकी तरफ कागज का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा। फरीदी उसे पढ़कर उसकी तरफ इस्तफामी अंदाज में देखने लगा। तो बदनसीब नवाबजादी मैं ही हूँ, लड़की गलोगीर आवाज में बोली। अच्छा? फरीदी ने हैरत से कहा। लेकिन ये आप वसूख के साथ कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि बिल्कुल इसी किस्म का खत मुझे स्विट्जरलैंड में भी मौसूल हुआ था और उसी के साथ ही साथ एक तस्वीर भी थी। तो क्या ये प्राइवेट सेक्रेटरी वाला मामला सच है? फरीदी ने कहा। मगर नहीं, मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ, माफ कीजिएगा। आप कतई पूछ सकते हैं, बल्कि मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा सकती हूँ। लड़की जोश में बोली। जब कर नहीं तो डर नहीं, मेरा ज़मीर इस पर मुझे मलामत नहीं करता। लड़की ने एक तस्वीर फरीदी की तरफ बढ़ा दी। उस तस्वीर में एक नौजवान आदमी उसे आगोश में उठाए खड़ा था। क्या कहा आपने कि आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं कर रहा? फरीदी ने ताज्जुब और तंज आमेज लहजे में कहा। जी हाँ, लड़की तेज लहजे में बोली। स्विट्जरलैंड की एक तफरीहगाह में मैं सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी भी मेरे हमरा था। वो मुझे उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की तरफ ले जा रहा था कि इसी दौरान में किसी ने हमारा फोटो ले लिया और बस। ओह समझा। फरीदी ने मायने खेद अंदाज में सर हिलाकर कहा। फिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? 20 लाख कहाँ से लाऊंगी? खुद मुख्तार तो हूँ नहीं, लड़की ने कहा। तो फिर मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फरीदी ने कहा। किसी तरह से मुझे इस मुसीबत से निजात दिलवाइए, लड़की ने बेबसी से कहा। अगर वाकई ये तस्वीर शाया हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल न रह जाऊंगी। ऐसी सूरत में मेरी ज़मीर की सफाई भी मेरी मदद न कर सकेगी। दुनिया की जुबान को कौन रोक सकता है? तो फिर अब्बा जान तो मुझे जिंदा ही दफन कर देंगे। अच्छा, आपने उस अखबार के दफ्तर वालों से इस सिलसिले में कोई खतो खिताबत भी की? फरीदी ने कहा। अभी नहीं, लड़की ने कहा। सबसे पहले मैंने यही मुनासिब समझा कि आपसे मिलूं। एक दिन राजरूपनगर के नवाब वजाहत मिर्जा अब्बा जान से आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने बातों ही बातों में उनसे आपका पता पूछा और यहाँ चली आई। क्यों, आपके पीछे आदमी लग गए होते? फरीदी आगे झुककर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। अच्छा। जी हाँ, फरीदी ने कहा। आप यहाँ कहाँ रहती हैं? मैं इस शहर में नहीं रहती, लड़की बोली। ये आपने बहुत अच्छा किया। अगर आपने इससे पहले कुछ खतो खिताबत की होती तो इतनी आजादी से यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। ना मैं फिलहाल आपको अपना नाम बताऊंगी और ना घर का पता। मैं इसके लिए आपको मजबूर ना करूंगा, फरीदी ने कहा। लेकिन मैं किस तरह यकीन कर लूं कि आप वही नवाबजादी हैं? मुमकिन है कि आप उसी गिरोह से ताल्लुक रखती हों जिसके खिलाफ आप शिकायत लेकर आई हैं। आपका एतराज हक बजाने पे, लड़की ने कहा। वाकई ऐसी सूरत में इसका सबूत मुहैया नहीं कर सकती। फरीदी कुछ सोचने लगा। लड़की की साफगोई और सादगी का अंदाजा उसे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि उसके बयान को सही तस्लीम कर ले। उसकी हसीन आंखों में उसे मक्कारी की जर्रा बराबर झलक भी ना दिखाई दी। देखिए, मुझे मायूस ना कीजिएगा, लड़की भराई हुई आवाज में बोली। आखिर आपको अपने मुताल्लिक वजाहत के साथ बताने में क्या नुकसान नजर आता है? फरीदी ने कहा। मैं अपने खानदान की बदनामी नहीं चाहती, लड़की बोली। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं खुदकुशी कर लूं। आप इत्मीनान रखिए कि ये चीज मुझ तक ही महदूद रहेगी, फरीदी ने कहा। लड़की सोच में पड़ गई। आपने नवाब रशीदुज़्ज़मा का नाम सुना है? लड़की आहिस्ता से बोली। ओ, तो कहिए आप गजाला खानम हैं? फरीदी मुस्कुराकर बोला। आपको कैसे मालूम हुआ? लड़की दफतन चौंक कर बोली। मैंने आपके बारे में नवाब वजाहत मिर्जा के लड़के डॉक्टर शौकत से सुना था। तो क्या आप उन लोगों को जानते हैं? अच्छी तरह। खैर छोड़िए इन बातों को, लड़की बोली। अब बताइए, आप मेरे लिए कुछ करेंगे या नहीं? आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि किसी तरह वो तस्वीर नेगेटिव समेत मुझे मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको इस वक्त तक यहाँ ठहरना पड़ेगा जब तक कि आपको तस्वीर वापस न मिल जाए। मैं तैयार हूँ।
दूसरी बात यह कि कल ही आप उस नामालूम आदमी को उसी अखबार की मार्फत एक खत लिखिए और उसमें उससे पूछिए कि उसे उस मतलूबा रकम को किस तरह दिया जाए। आप इतना कर लीजिए, बकिया मैं देख लूंगा। खत का जवाब आए तो उसे मेरे पास भिजवा दीजिएगा। मेरा आदमी इलेक्शनों में आपसे मिलता रहेगा। अब आप यहाँ न आइएगा, वरना किसी पर यह जाहिर होने दीजिएगा कि आप मुझसे मिल चुकी हैं। मैं इस सिलसिले में हत्तो इम्कान एहतियात बरतूंगी, लड़की मुतशक्किराना अंदाज में बोली। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर न भूलूंगी। है, ये सब बात की बातें हैं, फरीदी ने कहा। चलिए मैं आपको इलेक्शनों तक छोड़ाऊं। इस तकलीफ का बहुत बहुत शुक्रिया, लड़की उठती हुई बोली। अभी आपके कपड़े खुश्क नहीं हुए, फरीदी ने कहा। मेरे ख्याल से आप इन्हीं कपड़ों पर मेरा ओवरकोट पहन लीजिए। हालांकि आप मज़ेखा खेज जरूर लगेंगी, मगर क्या किया जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं, लड़की बोली। खुद नुमाई से ज्यादा मुझे अपनी आराम और तकलीफ का ख्याल रहता है। यही होना चाहिए, फरीदी ने कहा। अच्छा, आप इस कोट को पहनिए, मैं जाकर गैराज से गाड़ी निकालता हूँ। राह में लड़की ने महसूस किया कि फरीदी के बजाय कोई और ड्राइव कर रहा है। वो ठिठकी ही थी कि आवाज आई, घबराइए नहीं, मैंने अपनी असली शक्ल और सूरत में आपके साथ जाना मुनासिब ना समझा। लड़की खामोशी से सीट के पुष्ट पर टेक लगाकर बैठ गई। आसमान पर अभी तक काले काले बादल मंडला रहे थे। बारिश कुछ कम हो गई थी। रात देर तक जागते रहने की वजह से फरीदी दिन चढ़े तक सोता रहा। अगर हमीद आकर जगा ना देता तो शायद वो अभी तक सोता रहता। फरीदी ने लेटे ही लेटे एक तवील अंगड़ाई ली और हमीद से सिगार का डब्बा उठाने के लिए कहा। मैं उस तरफ नहीं जा सकता, हमीद ने बेसाख्ता कहा। उधर किसी नामहरम औरत के कपड़े रखे हैं, मुझे शर्म आती है, हमीद ने जनाने अंदाज में नाक पर उंगली रखते हुए कहा। फरीदी मुस्कुराने लगा। उठाते हो या उठकर मरम्मत कर दूं तुम्हारी? माफ कीजिएगा, अफ्तरी और महतती दुनिया ही तक है, हमीद ने संजीदगी से कहा। जहन्नुम की आग आपके गुस्से से ज्यादा भयानक होगी। अच्छा मौलाना मोहतरम, दफान हो जाओ यहाँ से, वरना, फरीदी ने उठते हुए कहा। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, लीजिए ना सिगार, हमीद ने सिगार का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। देखो, अगर वो सारी खुश्क हो गई होगी तो उसे तय करके रख दो, फरीदी बोला। जी, हमीद जोर से चीखा। कसम है उस खुदा की जिसने मुझे मर्द और आपको औरत बनाया, अरे लाहौल वाला, दोनों को मर्द बनाया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बकते हो? अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, हमीद ने कहा। क्यों? फरीदी मुस्कुरा कर बोला। इसलिए कि अब यहाँ अय्याशी होने लगी है, हमीद ने संजीदगी से कहा। अगर वालिद साहब को खबर हो गई तो मुझे कत्ल ही कर देंगे। क्या फजूल बकबक लगा रखी है? सब फजूल तो है ही। रात वाली तस्वीर लियोनार्ड की धमकी थी, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। और ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये लेडीज कोट, ये सभी गालिबन धमकी है। तौबा तौबा, अरे अल्लाह मियां, आखिर कयामत कब आएगी? फरीदी हंसने लगा। अरे भाई, तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ? फरीदी ने कहा। आप आदमी कब से हो गए? हमीद बोला। आप तो कहा करते थे कि मैं जासूस हूँ। गधे जासूस नहीं हुआ करते, ये बात आज ही समझ में आई है। फरीदी खामोश हो गया। वो सोच रहा था कि हमीद को रात का वाकया बताए या ना बताए। आखिर उसने यही फैसला किया कि हमीद को भी इससे आगाह कर दे, क्योंकि उसे उससे बहुत ही अहम काम लेने थे। हमीद सारी दास्तान सुना चुकने के बाद कुर्सी पर से ब्लाउज उठाकर सूंघने लगा। ये क्या हरकत है? फरीदी ने संजीदगी से कहा। सूंघ रहा हूँ कि उसकी उम्र क्या हो सकती है, हमीद ने कहा। रात वाली तस्वीर देखने के बाद से मैं आपकी तरफ से कदर बेइत्मीनान सा हो गया हूँ। अबे गधे, किसी वक्त तो संजीदा हो जाया कर, फरीदी ने तेजी से कहा। अगर मैं गधा हूँ तो मेरी संजीदगी में आपको शुबा न करना चाहिए। अच्छा, बकवास बंद करते हो या तुम्हारा गला दबा दूं, फरीदी ने उठते हुए कहा। बस खुदा की कसम, एक झलक मुझे भी दिखा दीजिए, हमीद ने हंसकर कहा। क्यों, आप क्या करेंगे देखकर? तौबा करूंगा, कान पकड़ूंगा, उसके नहीं बल्कि अपने, हमीद ने कहा। तौबा इसलिए करूंगा कि अभी तक मैं आपको बिल्कुल गलत समझता रहा हूँ। अनकरीब तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है। खरी बात कहने वाले हमेशा पागल समझे जाते हैं। अच्छा बरकुरदार, मेरा पीछा छोड़ो, तुम तो नाश्ता कर चुके होगे, यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि आशिकों को भूख लगती ही नहीं, हमीद ने कहा। अच्छा बकवास बंद करो, वरना आज ही शादी कर लूंगा, हमीद ने फरीदी का जुमला पूरा कर दिया। फरीदी बड़बड़ाता हुआ कमरे से चला गया। हमीद साड़ी, ब्लाउज और ओवरकोट को बड़ी देर तक उलट पलट कर देखता रहा। दफतन उसकी आंखों में एक शरारत आमिर चमक पैदा हो गई। हंसता हुआ बरामदे में निकल आया। फरीदी बरामदे में बैठा शेव कर रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, हमीद ने बुलंद आवाज में कहा। क्या है भाई, क्यों खामखा गला फाड़ रहे हो? फरीदी ने तेज लहजे में कहा। किसी ने ठीक ही कहा है कि डाकू और जासूस हमेशा औरतों ही के फेर में पड़कर मारे जाते हैं। क्या बकवास लगा रखी है? बकवास नहीं सरकार, आखिर आप भी औरत ही के फेर में पड़कर बर्बाद हुए। फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाया और कोई जवाब दिए बगैर शेव करता रहा। आप शायद मजाक समझ रहे हैं, हमीद ने कहा।
शायद तुम हवा से बातें कर रहे हो। फरीदी बोला, मैं भी कोई आतंकताई का घोड़ा हूँ जो हवा से बातें करूंगा? नहीं, तुम वॉल्टर स्कॉट के गधे हो। आप मजाक में डाल रहे हैं। बाखुदा मैं इस वक्त 100% संजीदा हूँ। गजाला आपको बेवकूफ बना गई। क्या मतलब? फरीदी ने चौंक कर कहा। मुलायजा फरमाइए। हमीद ने उसकी तरफ कागज का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा, आपकी गजाला की अंदरूनी जेब से बरामद हुआ है। फरीदी कागज को पढ़ने लगा। आज रात को फरीदी के घर जाकर मालूमात बहम पहुंचाओ। लाम। फरीदी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने जल्द ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। इस लाम से गालिबन लियोनार्ड मुराद है, हमीद ने कहा। लेकिन एक बात तो सोचो कि अगर वाकई वो मुझे धोखा देने ही आई थी तो फिर उसने इतनी बदएहतियाती से क्यों काम लिया? फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उसकी नीयत में फतूर होता तो वो इस कागज को जेब में हरगिज न छोड़ जाती। क्या वो लड़की बहुत खूबसूरत थी? हमीद ने पूछा। हाँ, ऐसी लड़कियां कम देखने में आती हैं, फरीदी ने जवाब दिया। तभी आप उसे बेगुनाह समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, जरा जल्दी से कार निकालो, फरीदी ने तौलिए से चेहरा साफ करते हुए कहा। लड़की खतरे में मालूम होती है। क्या मतलब? आखिर बात क्या है? ये पुर्जा उसके जाने के बाद रात में किसी वक्त कोट की जेब में रखा गया, फरीदी ने कहा। नामुमकिन, हमीद ने कहा। रात में यहाँ कौन आने की हिम्मत कर सकता है? हमारे कुत्ते किसी को जिंदा बचकर नहीं जाने दे सकते। यही तो गलती की थी कि गजाला के आने के बाद मैंने सारे कुत्तों को बंद कर दिया था और फिर इसके बाद उन्हें खोलना भूल गया था। ओह, तब तो फिर आप ही का कहना दुरुस्त होगा, हमीद ने बरामदे से उतरकर गैराज की तरफ जाते हुए कहा। चंद लम्हों के बाद फरीदी की कार तेजी से आलक्षण होटल की तरफ उड़ी जा रही थी। वहां पहुंचकर फरीदी को एक बहरे की जबानी मालूम हुआ कि गजाला अपने कमरे में मौजूद है और अभी अभी सोकर उठी है। फरीदी सीधा उसके कमरे में चला गया। वो उसे देखकर उठ बैठी। उसकी आंखें देर तक सोते रहने की वजह से अभी तक खुमार आलूद थी और जिनमें पड़े हुए लाल डोरों ने उसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। जुल्फे बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरी हुई थी। चेहरे के सुर्ख और सफेद रंग में कुछ कुछ सुलोनापन आ गया था। आप? वो मुतय्यर होकर बोली, आपने तो कहा था कि अब हम लोग एक दूसरे से ना मिलेंगे। ख्याल तो यही था, लेकिन अब मैंने अपनी स्कीम बदल दी है, फरीदी ने उसे गौर से देखते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। गजाला ने उसे अपनी तरफ इस तरह घूरते देखकर शर्मा कर सर झुका लिया और अपनी साड़ी का आंचल ठीक करने लगी। फरीदी शशोपंज में पड़ गया कि उसे क्या कहे। वो सोच रहा था कि अगर वाकई वो उसे धोखा ही देने की गर्ज से गई थी तो उसे गायब हो जाना चाहिए था, और अगर लियोनार्ड ने उसकी तरफ से उसे मशकूक करने की कोशिश की थी तो उसको शक और ज्यादा मजबूत करने के लिए खुद उसे ही गजाला को गायब कर देना चाहिए था। मगर नहीं, शायद वो गजाला को इस तरह सजा देना चाहता था कि पुलिस वाले उस पर शुबा करके उसे गिरफ्तार कर लें। बहरहाल ये तो उस पर अच्छी तरह वाज़ेह हो गया था कि लियोनार्ड उसके मंसूबों से अच्छी तरह आगाह हो गया है। तो फिर फरमाइए, कैसी तकलीफ की? गजाला ने कहा। आपसे इस बात का मुकम्मल सबूत लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आप नवाब रशीदुज्जमा की साहबजादी हैं। गजाला चौंक पड़ी। वो उसे हैरत से देख रही थी। लेकिन रात तो आप मुतमईन हो गए थे। मैंने धोखा खाया था, फरीदी ने कहा। समझ में नहीं आता कि आपको किस तरह यकीन दिलाऊं, गजाला ने बेबसी से कहा। आखिर यकबयक आपके दिल में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ? बात ही ऐसी हो गई है। अगर आप ये साबित न कर सकी तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। हिरासत का नाम सुनकर गजाला के माथे पर बल पड़ गए। आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई, होठ कपकपाने लगे। क्या कहा हिरासत? वो गरज कर बोली। आपकी औकात ही क्या है, एक मामूली इंस्पेक्टर बदतमीज कहीं के? फरीदी मुस्कुराने लगा। शहजादी साहिबा, मेरी औकात तो इसी वक्त आपको मालूम होगी जब आप हवालात की सलाखों के पीछे नजर आएंगी, फरीदी ने तंजिया अंदाज में कहा। जरा ये कागज मुलाहिदा फरमाइए। इसका क्या मतलब? गजाला कागज के टुकड़े पर लिखी हुई इबारत पढ़कर बोली। यह टुकड़ा शहजादी साहिबा के कोट की जेब से बरामद हुआ है, फरीदी ने कहा। अचानक गजाला के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन वो हकलाने लगी। खुदा की कसम, मैं नहीं जानती ये कागज कैसा है। आप नहीं जानती? फरीदी मुस्कुराकर बोला। ये और भी अजीब बात है। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? गजाला बेबसी से बोली। मेरी औकात ही क्या है कि आप मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं, फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा। गजाला खामोश हो गई। उसके चेहरे से अचानक ऐसा जाहिर होने लगा था जैसे वो बरसों की बीमार है। अब आप मुझे सिर्फ एक ही तरह इत्मीनान दिला सकती हैं, फरीदी ने कहा। वो कैसे? गजाला जल्दी से बोली। अभी और इसी वक्त मेरे साथ राज रूपनगर चलिए। अगर वहाँ नवाब वजाहत मिर्जा या उनके लड़के शौकत ने आपको पहचान लिया तो क्या कहना, वरना फिर मैं जो मुनासिब समझूंगा करूंगा। मंजूर, गजाला मुसर्रत आमेज लहजे में चीखी। अच्छा, तो जल्दी से तैयार हो जाइए।
لیکن ایک شرط پر, وہ یہ کہ آپ ان پر یہ بات نہ ظاہر ہونے دیجیے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اس کے متعلق بات کو دیکھا جائے گا, فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا. غزالہ نے لباس تبدیل کیا اور دونوں کار میں بیٹھ کر راج روپ نگر کی طرف روانہ ہو گئے. میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا, غزالہ بولی. یہی حال میرا بھی ہے. جیسے ہی یہ کاغذ مجھے ملا میں سیدھا آپ ہی کے پاس چلا آیا. اگر آپ وہیں بتا دیتی تو ہم لوگ ناشتہ کر کے روانہ ہوتے, غزالہ نے کہا. خیر کوئی بات نہیں, پیٹر روڈ پر ایک اچھا ہوٹل ہے, ہم لوگ وہیں ناشتہ کر لیں گے. میں بھی عجیب مصیبت میں پڑ گئی, غزالہ بولی. گئی تھی آپ سے مدد لینے, الٹا مجرم خود ہی بن بیٹھی. گھبرائیے نہیں, اگر آپ سچی ہیں تو آپ کو بچانے کے لیے میں اپنی جان تک دے دینے کا وعدہ کرتا ہوں, فریدی نے کہا. خیر وہ سب بات کی باتیں ہیں, ابھی تو میں پریشانیوں میں مبتلا ہو ہی گئی ہوں. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہ تھا. دونوں خاموش ہو گئے. پیٹر روڈ پر پہنچ کر فریدی نے کار کی رفتار کم کر دی. ماڑیا ہوٹل کی شاندار عمارت کے سامنے پہنچ کر دونوں کار سے اتر گئے. فریدی نے ناشتے کا آرڈر دیا. ناشتہ کر چکنے کے بعد فریدی نے سگار سلگایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا. اے بیرا, غزالہ نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک بیرے کو آواز دی. جی جناب. غسل خانہ کدھر ہے؟ اوپر صاحب, جینے پر دانے ہاتھ, بیرے نے کہا اور آگے بڑھ گیا. میں ابھی آئی, غزالہ نے فریدی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئی. فریدی بدستور ادھ کھلی آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتا ہوا سگار کے کش لے رہا تھا. 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 15-20 اور فریدی یک بیک اچھل پڑا غسل خانے اور اتنی دیر وہ بے تحاشا زینے کی طرف جھپٹا. غسل خانہ خالی تھا. اس نے ہوٹل کے سارے غسل خانے دیکھ ڈالے لیکن غزالہ کا کہیں پتہ نہ تھا. اس نے اسے ڈھونڈ نکالنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا لیکن کامیابی نہ ہوئی. آخر تھک ہار کر وہ ارلکچنو واپس آ گیا. یہاں اس نے غزالہ کے کمرے کی تلاشی لی لیکن کوئی مشکوک چیز ہاتھ نہ لگی. گھر پر حمید اس کا انتظار کر رہا تھا. فریدی نے واپسی پر اسے سارا حال بتایا. دیکھیے میرا خیال کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا, حمید چہک کر بولا. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ فریدی نے جل کر کہا. ایک ڈاکو یا جاسوس ہمیشہ عورت ہی کے چکر میں پڑ کر مارا جاتا ہے. تمہیں باتیں بنانے کے سوا کچھ اور بھی آتا ہے؟ فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا. فرمائیے میرے لائق کوئی خدمت, حمید نے کہا. آپ کے لائق سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ آپ ایسے موقعوں پر خاموش رہ کر مجھے سوچنے دیا کیجیے. بہت بہتر, حمید نے سنجیدگی سے کہا. اگر کسی مقام پر آپ سوچتے سوچتے ٹھہر جائیں تو مجھے یاد فرما لیجیے گا. بہت اچھا, اب آپ تشریف لے جائیے. حمید مسکراتا رہ گیا. فریدی اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا. اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی منصوبوں سے کسی کو بھی آگاہ نہ کرے گا. اسے سخت حیرت تھی کہ آخر اس کی بنائی ہوئی اسکیموں سے لیونارڈ کس طرح واقف ہو جاتا ہے. حمید فریدی کی عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف تھا. اسے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر اس نے اور زیادہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فریدی پر اس قسم کی سوچ کے دورے شاذ و نادر ہی پڑا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ایسے ایسے بھیانک کام کر ڈالتا تھا کہ جن کے تصور ہی سے اچھوں کو اختلاج ہونے لگے. کھانے کے دوران میں بھی ان دونوں میں کوئی گفتگو نہ ہوئی. کھانا کھا چکنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے دونوں دفتر روانہ ہو گئے. ابھی فریدی اچھی طرح بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ جیکسن کے یہاں طلبی ہوئی. کیوں بھائی, خیریت تو ہے؟ آج تمہارا چہرہ بہت اترا ہوا ہے, جیکسن نے کہا. کیا بتاؤں, آج بڑی گہری چوٹ ہو گئی, فریدی نے مزمحل آواز میں کہا. اس کے بعد اس نے سارے واقعات جیکسن کو بتا دیے. تم نے بہت سخت غلطی کی, جیکسن نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا. تمہیں اس لڑکی کو فوراً ہی حراست میں لے لینا چاہیے تھا. افسوس, بہت اچھا شکار ہاتھ سے نکل گیا. اگر وہ گرفتار ہو جاتی تو شاید لیونارڈ بھی نہ بچ سکتا. میں آپ سے ایک بار پھر عرض کروں گا کہ لیونارڈ کا گرفتار کر لینا ہنسی کھیل نہیں. خیر میں دنیا میں کسی بات کو بھی ناممکن نہیں سمجھتا, جیکسن نے کہا. لیکن صاحب مجھے اس کی گرفتاری ناممکن ہی نظر آ رہی ہے, فریدی مایوسانہ انداز میں بولا. مجھے حیرت ہے, جیکسن نے متعجبانہ انداز میں کہا. میں نے کبھی تمہارے منہ سے اتنے مایوسانہ انداز کے جملے نہیں سنے. پہلے کبھی اتنے بھیانک آدمی سے مقابلہ بھی نہیں ہوا. وہ کچھ ہی صحیح, جیکسن نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. لیکن کم از کم تمہارے منہ سے اس قسم کے جملے کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں, فریدی نے کہا. لیکن میں اسی میں اپنی عاقبت سمجھتا ہوں کہ خاموشی سے بیٹھا رہوں. کیا مطلب؟ جیکسن نے چونک کر کہا. کیا تم اس کیس سے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو؟ جی ہاں, فریدی نے کہا. اگر اس پر میرے افسران راضی نہ ہوئے تو مجبوراً مجھے استعفیٰ دینا پڑے گا. بھائی آج تمہارے منہ سے بڑی عجیب عجیب باتیں سن رہا ہوں, جیکسن نے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا. آخر تمہیں خوف کس بات کا ہے؟ ذرا یہ تصویر ملاحظہ فرمائیے. فریدی نے اس کی طرف ایک تصویر بڑھا دی. جیکسن تصویر دیکھتے ہی اچھل پڑا. کبھی وہ فریدی کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی تصویر کی طرف.
ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बीवी है, तो क्या तुम? जी हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि उस बूढ़ी औरत के साथ। तो फिर इसका मतलब क्या है? जैक्सन ने हैरत से कहा। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने इस केस से हाथ ना उठाया तो लियोनार्ड इस तस्वीर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देगा। ये तुम्हें मिली कैसे? जैक्सन ने पूछा। फरीदी ने सारा वाकया कह सुनाया। तो इसका ये मतलब है कि प्रिंस अदनान को मशकूक समझकर हिरासत में ले लेना चाहिए। ये काम आसान नहीं, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इराक के शाही खानदान से ताल्लुक रखता है। कहीं वही लियोनार्ड ना हो? जैक्सन जल्दी से बोला। खुदा बेहतर जानता है, फरीदी ने कहा। इसके मुताल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, क्यों ना उन अखबार वालों को पकड़ लिया जाए? जैक्सन बोला। उनके खिलाफ भी हमारे पास कोई वादे सबूत नहीं। वाकई ये मामला बहुत ही पेचीदा है और इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ, फरीदी ने कहा। तुम अजीब आदमी हो, जैक्सन ने कहा। बस इस एक तस्वीर से डर गए? अरे मियाँ, ऐसे मौजिद और अच्छा फोटोग्राफर दिखा सकता है, लेकिन एक शौहर इसे मानने के लिए तैयार ना होगा, फरीदी ने कहा। खैर, अंग्रेज शौहर इतने तंग नजर नहीं होते, जैक्सन ने फखरिया अंदाज में कहा। ना होते हो, लेकिन अगर इसी तरह किसी हिंदुस्तानी शौहर से वास्ता पड़ गया तो फिर मैं कहीं का ना रहूंगा। आखिर तुम डरते क्यों हो? जैक्सन बोला। मैं तो मौजूद हूँ। नहीं साहब, बात दरअसल यह है कि अब मैं अपनी मुलाजमत से कुछ तंग आ गया हूँ। यह और बात है, जैक्सन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह इसकी राय ना दूंगा कि तुम इस मामले को अधूरा ही छोड़कर अलग हो जाओ। इससे तुम्हारे साबका कारनामों पर भी खाक पड़ जाएगी। साहब, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं, फरीदी ने जिद छोड़कर कहा। अपनी तफ्तीश जारी रखो। अगर तुमने ये मौका सर किया तो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये लालच मेरे लिए कम नहीं, फरीदी ने कहा। खैर, मैं कोशिश करूंगा। वैसे मुझे कामयाबी की 1% भी उम्मीद नहीं। तुम नवाब रशीदुज्जमान से मिलकर इस चीज की तस्दीक क्यों नहीं करते कि क्या तुम्हें धोखा देने वाली दर हकीकत उसकी लड़की ही थी? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बेसूद होगा, क्योंकि इस किस्म की कोई भी लड़की अपना सही पता और निशान नहीं बता सकती। तुम्हारा यह ख्याल भी सही मालूम होता है, जैक्सन ने कहा। फिर आखिर अब क्या करोगे? न्यू स्टार के दफ्तर की निगरानी, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। यह बात अब पाया तकमील को पहुंच गई है कि लियोनार्ड उसी अखबार के जरिए अपना जाल फैला रहा है। पहले मैं भी उसे तुम्हारा शुबा समझा था, जैक्सन बोला, लेकिन अब मुझे भी कुछ यकीन आ चला है। लेकिन मैं एक बार फिर अर्ज करूंगा कि इस तरह भी हम लियोनार्ड को ना पा सकेंगे। ये और बात है कि उसके कुछ एजेंट गिरफ्तार हो जाएं। वो खुद मालूम नहीं किस तहखाने में बैठा अपना काम किया करता है। बहरहाल, कुछ भी हो, तुम्हें हिम्मत ना आनी चाहिए, जैक्सन ने कहा। सच पूछिए तो मैं आप ही की हिम्मत दिलाने पर अब तक डटा हुआ हूँ, वरना कभी का अलग हो गया होता। बात यह कि मैं तुम्हें सारी दुनिया में मशहूर देखना चाहता हूँ, जैक्सन ने कहा। शुक्रिया, फरीदी ने उठते हुए कहा। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि अब मैं 3-4 दिन तक ऑफिस ना आ सकूंगा। क्यों? जैक्सन ने चौंक कर कहा। मैं न्यू स्टार के दफ्तर के कोने कोने से वाकफियत हासिल करना चाहता हूँ, फरीदी बोला। लेकिन तुम वहां किस हैसियत से रहोगे? जैक्सन ने कहा। यह भी बता दो ताकि वहां तुम्हारी हिफाजत की जा सके। मैं वहां मामूली मजदूर के भेष में रहूंगा, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। गहरी सफेद दाढ़ी, फूली हुई नाक और माथे पर गहरे जख्म का निशान। जैक्सन ने मायने खेज अंदाज में सर हिलाया और फरीदी उठकर चला गया। उसी दिन रात को फरीदी घर पर सर्जन हमीद को हिदायत दे रहा था। मेरे बताए हुए हुलिये के बूढ़े के भेष में तुम्हें न्यू स्टार के दफ्तर में रहना होगा और उस वक्त तक तुम वहां मौजूद रहोगे जब तक कि तुम्हें वहां से हिलाया ना जाए, फरीदी ने कहा। उसने हमीद को अपनी स्कीम की सारी तफसीलात से आगाह कर दिया था। लेकिन मैं वहां खपूंगा कैसे? हमीद ने कहा। अगर इस शक्ल का वहां कोई और हो तो? अगर वहां इस शक्ल का कोई और आदमी ना होता तो मैं ये प्रोग्राम ही ना बनाता, फरीदी ने कहा। तो फिर उस आदमी को वहां जाने से कैसे रोकिएगा? हमीद ने कहा। अरे भाई, वो सब मैं कर लूंगा। अच्छा, तुम फौरन तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह उसकी सूरत ज़हन नशीन कर लो। थोड़ी देर के बाद दोनों शहर के घटिया से शराबखाने में दाखिल हो रहे थे। ये शराबखाना भी था और होटल भी। बाहर से आए हुए कम हैसियत मुसाफिरों के लिए यहाँ सस्ते कमरे भी मिल जाते थे। फरीदी और हमीद को देखते ही होटल का मैनेजर लपक कर उनके करीब आ गया। कहिए हुजूर, खैरियत तो है? उसने मुस्कुराकर कहा। मेरे कमरे की कुंजी, फरीदी ने कहा, और हाँ, फजलू को भेज देना। मैनेजर ने फरीदी को एक कुंजी ला कर दी। फरीदी और हमीद जीने तय करके एक बंद कमरे के सामने आकर रुक गए। फरीदी ने ताला खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। फरीदी ने दिया सलाई जलाकर एक ताक पर रखी हुई मोमबत्ती रोशन कर दी। ये आपका कमरा है? हमीद ने हैरत से कहा। हाँ, ऐसे बथेरे कमरे मैंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले रखे हैं, फरीदी ने कहा। और मुझे इनका इल्म नहीं?
हमीद ने पलकें झपकाते हुए कहा। हाँ, यही मौका पड़ने पर तुम्हें भी रफ्ता रफ्ता इनका इल्म हो जाएगा। फरीदी ने कहा। जानते हो होटल का मैनेजर कौन है? नहीं। एक बदमाश और नंबर 10 का आदमी, मगर है बड़े काम का, फरीदी ने कहा। जीने पर आहट सुनाई दी और चंद लम्हों के बाद एक बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। फजलू, तुम न्यू स्टार ही के प्रेस में काम करते हो ना? फरीदी ने कहा। जी हुजूर। अच्छा देखो, तुम्हें कुछ दिन तक इसी कमरे में रहना होगा और ये तुम्हारे भेस में तुम्हारा काम करेंगे। अरे हुजूर, कोई खास काम हो तो मुझे ही बताइए, बूढ़ा बोला। नहीं, तुम ना कर सकोगे। जैसी हुजूर की मर्जी, बूढ़े ने कहा। 1 घंटे के बाद मुझे काम पर जाना होगा, आजकल नाइट ड्यूटी में हूँ। अच्छा अमीद, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें फजलू बनाए देता हूँ, फरीदी ने कहा और कमरे में रखे हुए एक बड़े संदूक को खोलकर उसमें भेस बदलने का सामान निकालने लगा। थोड़ी देर के बाद उस कमरे में एक ही शक्ल के 2 बूढ़े खड़े हुए थे। उनमें एक बूढ़ा बाहर चला गया और दूसरा वहीं खड़ा रहा। हाँ तो फजलू, जब तक तुम्हें मेरी तरफ से कोई इत्तला ना मिले तुम यही इस कमरे में रहना। मैंने मुनासिब इंतजाम कर दिया है, तुम्हारी जरूरियात की सारी चीजें यहीं पहुंचती रहेंगी। अब फरीदी ने भी भेस बदलना शुरू किया। तकरीबन आध घंटे के बाद उसकी जगह पर एक उधेड़ उम्र का मिलिट्री ऑफिसर खड़ा सिगार पी रहा था। फजलू उसे हैरत से देख रहा था। फजलू, मुझे इत्तला मिली है कि तुमने फिर कोकेन का कारोबार शुरू कर दिया है, फरीदी ने कहा। अब सरकार से क्या पर्दा, फजलू ने सर खुजाते हुए कहा। प्रेस की नौकरी में इतना नहीं मिलता जिससे पेट पल सके। महीने में 200 रुपया तो सिर्फ बाल बच्चों के लिए गाँव भेज देना पड़ता है। खैर, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मामला मेरे हाथ तक न पहुंचने पाए, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा, फरीदी ने कहा। अरे नहीं सरकार, ज्यादा नहीं, बस ढेले दमड़ी का रोजगार हो जाता है, फजलू ने सर हिलाकर कहा। खैर, तुम लोगों का ढेला दमड़ी में अच्छी तरह समझता हूँ, फरीदी ने सर हिलाकर कहा। फजलू दांत निकाल कर हंसने लगा। अच्छा, अब मैं चला। देखो, जो कुछ समझा दिया है उसके खिलाफ न होने पाए। मजाल है सरकार इसके खिलाफ हो जाए, आपके लिए जान भी जाए तो हाजिर है, फजलू ने कहा। फरीदी मिलिट्री ऑफिसर के भेस में हाथ में एक सूटकेस लटकाए बाहर आया और टैक्सी करके रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। 2 घंटे का सफर तय करके फरीदी दाराब नगर के स्टेशन पर उतरा। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। स्टेशन पर उसे एक फटीचर सी टैक्सी दिखाई दी। वो उसमें बैठा और नवाब रशीद उल जमा के महल की तरफ रवाना हो गया। नवाब साहब एक बहुत बड़े जागीरदार थे और पड़ली सिरे के कंजूस। उनकी बेशुमार दौलत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। भतेरों का यहाँ तक ख्याल था कि नवाब साहब ने इतनी दौलत जौ की रोटियां खा खा कर जमा की है। उनके और लवाहिकीन तो शाहाना जिंदगी बसर करते थे, मगर खुद इंतहाई सादा जिंदगी बसर करने के आदी थे। आज वो अभी तक नहीं सोए थे। आज दोपहर ही से वो किसी खास उलझन में मुब्तला थे। बात बात पर लोगों से उलझ जाते थे। इस वक्त वो बेचैनी के साथ दीवान खाने में टहल रहे थे। अचानक एक मुलाजिम कश्तरी में किसी का मुलाकाती कार्ड लाया और मेज पर रखकर खामोशी से खड़ा हो गया। नवाब साहब ने कार्ड उठाते हुए कहा, कर्नल E.M. खान, ला हौल वला कुव्वत, ये भी कोई मिलने का वक्त है, जाओ भेज दो। चंद लम्हों के बाद फरीदी कर्नल खान के भेस में दीवान खाने में दाखिल हुआ। नवाब साहब ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करके खुश अखलाक बनने की कोशिश की। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? नवाब साहब ने कहा। तशरीफ रखिए, मैं एक बहुत ही खास काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। फरमाइए, नवाब साहब ने चौंक कर कहा। मैं बहुत दूर से आया हूँ, जरा दम ले लूं तो अर्ज करूं। फरीदी ने आराम कुर्सी पर तकरीबन लेटते हुए कहा। नवाब साहब की भवें तन गईं, लेकिन उन्होंने फिर फौरन ही अपने चेहरे पर मुलायमियत के आसार पैदा कर लिए। उन्होंने घंटी बजाई। एक नौकर आया। कुछ पीजिएगा? नवाब साहब ने फरीदी से पूछा। सिर्फ पानी, फरीदी ने जवाब दिया और नौकर चला गया। पानी पी चुकने के बाद फरीदी ने सिगार सुलगाया। हाँ फरमाइए, नवाब साहब बेताबी से बोले। इन्हें पहचानते हैं आप? फरीदी ने जेब से एक तस्वीर निकालकर नवाब साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने जैसे ही तस्वीर हाथ में ली, उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो फरीदी को घूरने लगा। आप ठहरिए, मैं अभी आकर इसका जवाब देता हूँ, नवाब साहब ने कहा और दीवान खाने से चले गए। फरीदी सिगार का कश लेता हुआ दीवान खाने की दीवार पर लगी हुई तस्वीरों का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद नवाब साहब वापस आए। उनके हाथ में एक पिस्तौल था। फरीदी चौंक पड़ा, लेकिन उसने अपने इत्मीनान में फर्क न आने दिया। तुम जैसे बदमाशों को भी अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है। फरीदी हंसने लगा। मालूम नहीं आप क्या समझ रहे हैं, फरीदी ने पुरसुकून लहजे में कहा। तो समझा, फरीदी ने संजीदगी से कहा। तो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। बहुत अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुँच गया। अच्छा, अब कोई दूसरी चाल चलने वाले हो? देखो, यहाँ बड़े बड़े सरकशों की लाशें दफन हैं। अब की तुम हंसे और मैंने गोली चलाई।
नवाब साहब झल्ला कर बोले, और भपके किसी और को देना। मुझे रशीद उस जुमा कहते हैं और मैं आपसे सच कहता हूं कि मुझे कर्नल खान नहीं कहते। फरीदी ने पुरसुकून लहजे में कहा, वो तो मैं पहले ही से जानता हूं। नवाब साहब ने तुंद लहजे में कहा, लेकिन आप कुछ नहीं जानते। फरीदी ने अपनी जेब से दूसरा कार्ड निकाल कर नवाब साहब को देते हुए कहा, ये क्या? मेरा दूसरा मुलाकाती कार्ड। बस रखे रहो। नवाब साहब ने कहा, तुम उस वक्त तक मेरी कैद में रहोगे जब तक मेरी लड़की मुझे वापस ना मिल जाए। तो क्या आपको इत्तला मिल गई? फरीदी ने कहा। बकवास! नवाब साहब चीखे। फरीदी सख्त उलझन में पड़ गया था कि इस सरफिरे को किस तरह राह रास्त पर लाए। नवाब साहब का गुस्सा देखकर उसे उलझन हो रही थी कि कहीं सचमुच गोली ना चला दे। अचानक वो लेटे ही लेटे उछला और दूसरे लम्हे में नवाब साहब का रिवॉल्वर उसके हाथ में था और खुद नवाब साहब जमीन पर। अगर जरा भी आवाज निकाली तो खात्मा ही समझो। फरीदी ने दबी आवाज में कहा, मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर फरीदी हूँ। ये झूठ है, सरासर झूठ। नवाब साहब ने कहा। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आहिस्ता बोलिए, फरीदी ने कहा। नवाब साहब खामोश हो गए। वो अभी तक जमीन पर पड़े फरीदी के हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर की तरफ देख रहे थे। उठकर बैठ जाइए, फरीदी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब खामोशी से उठकर बैठ गए। मालूम होता है कि अब बदमाशों ने आपको धमकी दी है, फरीदी ने कहा। गजाला बेचारी पहले मेरे पास मदद के लिए गई थी। बदमाशों को इसका इल्म हो गया और उन्होंने उसे गायब कर दिया। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम फरीदी हो? नवाब साहब ने मुज़महिल आवाज में कहा। आप यकीन करें ना करें, मुझे तो अपना काम करना ही है, फरीदी ने कहा। और ये भी आपको बता दूं कि खुफिया पुलिस को आपकी लड़की पर शुबा हो गया है कि वो मुझे धोखा देने आई थी। भला वो क्यों तुम्हें धोखा देने लगी? नवाब साहब ने कहा। फरीदी ने मुख्तसरन उन्हें सारा वाकया बता दिया। अच्छा है वो कमबख्त उन्हीं के कैद में मर जाए, उसने खानदान की इज्जत पर बट्टा लगा दिया, नवाब साहब बोले। अव्वल तो वो बेकसूर है, फरीदी ने कहा। अगर इस मामले की तह में वाकई कोई बात है तो उसके 100% जिम्मेदार आप हैं। आपने उसे क्यों इतनी आजादी दी थी कि वो एक नौजवान प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ स्विट्जरलैंड गई? हाँ, मेरा ही कसूर है, नवाब साहब ने मुज़महिल आवाज में कहा। लेकिन तुम ये किस तरह कह रहे हो कि वो बेकसूर है? वो तस्वीर महज रुपया ऐंठने के लिए खींची गई है। गजाला एक तफरीगाह में किसी वजह से बेहोश हो गई थी। प्राइवेट सेक्रेटरी उसे उठाकर गाड़ी की तरफ ला रहा था कि किसी ने उसी हालत में दोनों की तस्वीर ले ली। खुदा करे तुम ठीक कह रहे हो, नवाब साहब बेसाख्ता बोले। आपने यूरोप के मशहूर ब्लैकमेलर लियोनार्ड का नाम सुना है? फरीदी ने कहा। हाँ, उस दौरान में उसके वाकयात अखबार में देखा करता था। तो ये हरकत उसी की है। आजकल वो हिंदुस्तान आया हुआ है और हम लोग उसे गिरफ्तार कर लेने की फिक्र में हैं, फरीदी ने कहा। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि तुम फरीदी हो, नवाब साहब ने कहा, क्योंकि मैं नवाब वजाहत मिर्जा की जुबानी सुन चुका हूँ कि फरीदी जवान आदमी है और शायद मैंने आपकी तस्वीर भी डॉक्टर शौकत के एल्बम में देखी थी। ये बात है, तुम मुझे बहुत ही पोशीदा मुकाम पर ले चलिए, मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा दूं, फरीदी ने हंसकर कहा और रिवॉल्वर नवाब साहब को वापस कर दिया। नवाब साहब उसे हैरत से देखने लगे। अच्छा आओ मेरे साथ, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। फरीदी उनके पीछे चल पड़ा। एक छोटे से खूबसूरत और उम्दगी के साथ सजाए हुए कमरे में पहुंचकर नवाब साहब ने दरवाजा बंद कर लिया। जरा थोड़ा सा पानी मंगवाइए, फरीदी ने कहा। पीने के लिए? नवाब साहब ने पूछा। जी हाँ। नवाब साहब खुद बाहर चले गए। इतनी देर में फरीदी ने अपना मेकअप बिगाड़ दिया। वापसी पर नवाब साहब दरवाजे ही पर ठिठक कर खड़े हो गए। अरे, उनकी जुबान से निकला और फरीदी ने बढ़कर पानी का गिलास उनके हाथ से ले लिया। वही, बिल्कुल वही, नवाब साहब बड़बड़ाए। मैंने तुम्हारी तस्वीर गौर से देखी थी, वाकई तुम फरीदी हो। बैठो बैठो। फरीदी मुस्कुराता हुआ बैठ गया। भाई माफ करना, मैंने तुम्हें नादानिस्तगी में काफी बुरा भला कहा है, नवाब साहब ने माजरत की। और मैंने भी तो महज जान जाने के डर से आपकी शान में गुस्ताखी की है, जिसकी माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, नवाब साहब ने कहा। जिस वक्त मुझे बदमाशों का खत और गजाला की तस्वीर मिली थी, मेरे दिल में सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया था कि क्यों ना तुमसे मदद लूं। बहरहाल मैं हाजिर हूँ, फरीदी हंस कर बोला। मगर वाकई तुम बहुत दिलेर हो, जैसा सुना था वैसा ही पाया। सब आप बुजुर्गों की दुआएं हैं। मुझे वजाहत मिर्जा की जुबानी मालूम हुआ है कि तुम नवाब आबिद अली खान मरूम के लड़के हो, नवाब साहब ने कहा। मरूम मेरे क्लास फेलो थे और मेरे दूर के अजीज भी होते थे। अरे भाई, तुम अपने ही बच्चे हो। इस रिश्ते पर मुझे मजीद खुशी हुई, फरीदी ने सआदत मंदाना अंदाज में कहा। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि तुम महज शौक के बिना पर इस महकमे में काम कर रहे हो। तुम्हारे वालिद मरूम को भी सुराग रसानी का बड़ा शौक था। आखिर क्यों ना हो, उन्हीं के तो लड़के हो। फरीदी को खौफ मालूम हुआ कि कहीं नवाब साहब वालिद मरूम की सुराग रसानी का कोई वाकया ना सुनाने लगे, इसलिए वो जल्दी से बोला। हाँ तो जरा वो खत मुझे दिखाइए, फरीदी ने कहा। मैं भी लाया।
कहकर नवाब साहब कमरे से चले गए। चंद मिनट बाद वो वापस आए और उन्होंने एक लिफाफा फरीदी की तरफ बढ़ा दिया। उसमें एक टाइप किया हुआ खत था और एक तस्वीर वैसी ही थी जैसी गजाला ने फरीदी को दिखाई थी। फरीदी खत पढ़ने लगा। नवाब साहब, अपनी बेटी के करतूत मुलाहिजा फरमाइए। बेशुमार तस्वीरों में से एक रवाना है। आप गालिबन इस आदमी को तो पहचानते होंगे। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड में ली गई थी। मैंने उन तस्वीरों की कीमत 20 लाख रुपया रखी थी। आपकी साहबजादी बजाय इसके आपसे मशवरा करती खुफिया पुलिस के पास जा पहुंची। हालांकि उन्हें इस मामले में काफी मोहतात रहने की हिदायत की गई थी। मजबूरन हमें उन्हें गिरफ्तार कर लेना पड़ा। अगर आप अपनी बेटी की वापसी उन तस्वीरों समेत चाहते हैं तो कल रात के 9 बजे मतलूबा रकम के साथ शहर आइए और विक्टोरिया पार्क में विक्टोरिया के बुत के पीछे मिलिए। आपको तस्वीर मां नेगेटिव वापस मिल जाएंगे और आपकी साहबजादी भी रिहा कर दी जाएंगी। मगर वादे रहे कि अगर आपने भी कोई चाल चलने की कोशिश की तो फिर नतीजे के आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस सिलसिले में आपकी जान भी जा सकती है और आपकी साहबजादी की इज्जत भी। रुपया हमें कल मिलना चाहिए, वरना देर होने की सूरत में फिर आपको मौजूदा रकम का 1.5 गुना अदा करना पड़ेगा। जब आप मतलूबा रकम लेकर आए तो आपको तनहा होना चाहिए। एक बार फिर मुतनब्बे किया जाता है कि काफी एहतियात से काम लिया जाए। फरीदी खत पढ़कर कुछ देर तक ख्यालात से उलझा रहा, फिर दफतन बोला, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी साहबजादी की बेगुनाही पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, नवाब साहब ने कहा। बदमाशों के पास इस तस्वीर के अलावा और कोई दूसरी तस्वीर नहीं। मैं अभी नहीं समझा। यही तस्वीर मुझे गजाला खानम ने भी दिखाई थी और यही तस्वीर उन्हें स्विट्जरलैंड में भी मिली थी। इसका मतलब ये कि बदमाशों के पास इसके अलावा और कोई तस्वीर नहीं, और इसका 100% मतलब यही है कि इस तस्वीर के बारे में गजाला खानम का बयान सही है। वो तो ठीक है, नवाब साहब ने कहा। मुझे भी यकीन नहीं आया था। गजाला लाख आजाद ख्याल सही, मगर वो इतना नहीं गिर सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गुलो खुलासी किस तरह हो। 20 लाख रुपया कम से कम मेरे बस की बात नहीं। कोशिश तो यही की जाएगी कि यूं ही काम चल जाए, फरीदी ने कहा। लेकिन मैंने भी ये खत देखकर जो स्कीम बनाई है, इसके तहत आपको काफी मोहतात रहना पड़ेगा। वो किस तरह? वो बेचैनी से बोले। मैं आपका भेष बदल कर जाऊंगा और आपको यहाँ उस वक्त तक बंद रहना पड़ेगा जब तक कि मेरी तरफ से आपको कोई इत्तला ना मिले। आपको यहाँ इस तरह छुपे रहना पड़ेगा कि महल के किसी फर्द को भी आपकी मौजूदगी का इल्म ना हो सके। गालिबन आप समझ गए होंगे। अच्छी तरह समझ गया, लेकिन अगर बदमाशों को इसका इल्म हो गया तो क्या होगा? वो लोग काफी चालाक मालूम होते हैं। अव्वल तो उन्हें इल्म ही ना होने पाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए शहर में अच्छा खासा जाल बिछा कर आया हूँ, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। और अगर उन्हें इल्म हो भी गया तो कोई और सूरत निकाली जाएगी। बहरहाल भाई, अब तुम जानो, मैं तो काफी मुतमईन हो गया हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप जब शहर जाते हैं तो किस होटल में ठहरते हैं? फरीदी ने पूछा। ग्रीन में, नवाब साहब ने जवाब दिया। फरीदी खामोश होकर कुछ सोचने लगा। तो गजाला कब तक यहाँ पहुंच जाएगी? नवाब साहब बोले। इसके मुतालिक मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब आपको मुबारकबाद का कोई तार मिले तो समझ लीजिएगा कि गजाला महफूज है और मैं खुद उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। इस अरसे में आपको कतई खामोश रहना पड़ेगा। आप शहर आकर मुझसे मिलने की भी कोशिश न कीजिएगा। बहुत अच्छा, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करूंगा, नवाब साहब ने कहा। तो क्या तुम सुबह ही जाओगे? जी हाँ, फरीदी बोला, और इस वक्त मैं सारी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगा। फिलहाल आप मुझे अपने लिबास के चंद वो जोड़े इनायत फरमाइए जिन्हें आप आमतौर पर पहना करते हैं, और 2 बड़े सूटकेस भी। एक में कपड़े रखवा दीजिए और दूसरा खाली रहने दीजिए। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूँ। नवाब साहब जाने के लिए मुड़े। ठहरिए, इन इंतजामात की भिनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। हरगिज नहीं, तुम इत्मीनान रखो। नवाब साहब चले गए और फरीदी ने सोफे पर गिरकर आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग बहुत तेजी से सोच रहा था। दूसरे दिन सुबह फरीदी नवाब रशीदुद्दौला के भेष में महल से निकला और कार में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने टैक्सी की और ग्रीन होटल पहुंच गया। होटल का मैनेजर शायद नवाब रशीदुद्दौला से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने उसका पुरतपाक खैर मकदम किया और इस बार इस तरह आने पर इजहार ताज्जुब करते हुए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। दिन भर फरीदी इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। शाम होते ही वो फिर होटल वापस आ गया। इस दौरान में उसने कई बार महसूस किया कि एक आदमी उसके पीछे लगा हुआ है और ये शख्स प्रिंस अदनान था। फरीदी दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। इस चीज से उसने ये अंदाजा भी लगा लिया कि लियोनार्ड के पास इस खास काम के लिए शायद यही एक आदमी है। उसने इस मामले में ज्यादा राजदार नहीं बनाए। इस ख्याल के आते ही उसे अपनी कामयाबी और ज्यादा यकीनी मालूम होने लगी।
तकरीबन 8 बजे वो एक सूटकेस हाथ में लटकाए हुए होटल के बाहर आया और टैक्सी करके विक्टोरिया पार्क की तरफ रवाना हो गया। पार्क में बिल्कुल सन्नाटा था। सर्दी इतनी पड़ रही थी कि पार्क में इस वक्त रुकने की हिम्मत करना आसान काम न था। फरीदी एक कुंज में घिरे हुए विक्टोरिया के बुत के पीछे जाकर बैठ गया और एक सिगरेट सुलगा कर लंबे लंबे कश लेने लगा। तकरीबन 9 बजे उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वो सीधा होकर बैठ गया। आने वाले ने अपने कोट के कॉलर से अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन फरीदी ने उसके अंदाज से पता लगा लिया कि वो प्रिंस अदनान है। फरीदी यूं ही लापरवाही से सिगरेट पीता रहा। प्रिंस अदनान उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रहा था, लोगों ने इस पार्क को भी अय्याशी का अड्डा बना लिया है, भला कोई तुक है, इतनी रात गए यहाँ। उसने ये सब इस अंदाज में कहा जैसे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो। कहिए जनाब, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? उसने फरीदी से पूछा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? फरीदी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, अदनान ने कहा। ये उसी वक्त तुम्हारी समझ में आएगा जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। अभी कल ही यहाँ पर एक नौजवान लड़की बेहोश पाई गई है। कमबख्तों ने अय्याशी का अड्डा बना लिया इस पार्क को। मैं फरीदी हकलाने लगा। मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर हो तो किसी होटल वगैरह में जाओ, यहाँ बैठे क्यों झक मार रहे हो? प्रिंस अदनान ने कहा। क्या बताऊं साहब, स्टेशन पर जेब कट गई, फरीदी ने रो देने वाले अंदाज में कहा। समझ में नहीं आता कि अब इस वक्त कहाँ जाऊं। प्रिंस अदनान हंसने लगा। बहुत अच्छा नवाब रशीदुज्जमान साहब, वो हंसता हुआ बोला। आप अपनी लड़की से ज्यादा समझदार हैं। कहिए रकम लाए हैं? मेरी बेटी कहाँ है? फरीदी बेख्तियार बोला। घबराइए नहीं, वो आप तक बाहिफाजत तमाम पहुंच जाएगी। तस्वीरें नेगेटिव समेत मैं अपने साथ ही लेता आया हूँ। लड़की आपको उस वक्त मिलेगी जब हम लोग रुपया गिनकर इत्मीनान कर लेंगे। अगर मेरी लड़की को जर्रा बराबर भी जरर पहुंचा तो याद रखना कि 20 लाख के बजाय तुम लोगों से 40 लाख वसूल कर लूंगा। अभी तुम लोग मुझे नहीं जानते, फरीदी ने कहा और सूटकेस उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रिंस अदनान ने सूटकेस हाथ में लेकर तोला और फिर जमीन पर रख दिया। इसमें हजार के नोट हैं, फरीदी ने कहा। खैर देखा जाएगा, ये लीजिए तस्वीरें। प्रिंस अदनान ने फरीदी के हाथ में एक लिफाफा दे दिया। फरीदी ने तस्वीरें निकाल कर देखी, उनमें नेगेटिव भी मौजूद था। उसने लिफाफा जेब में रख लिया। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुमने सारी तस्वीरें दे दी हैं? फरीदी ने कहा। आप यकीन कीजिए कि हम लोग मामले के पक्के हैं, प्रिंस अदनान ने सूटकेस उठाते हुए कहा। लेकिन हम लोग किस तरह यकीन कर लें कि सूटकेस में पूरी रकम है? इसका तो तुम्हें यकीन होना चाहिए, फरीदी ने कहा। ऐसी सूरत में जबकि मेरी लड़की तुम लोगों की कैद में है, मैं तुम्हें किस तरह धोखा दे सकता हूँ? हाँ, ये बात कायदे की है, प्रिंस अदनान ने कहा। अच्छा, कल शाम तक आपकी लड़की बाहिफाजत तमाम अब तक पहुंच जाएगी। प्रिंस अदनान जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में फरीदी ने उछल कर उसे दबोच लिया। प्रिंस अदनान ने उसकी गिरफ्त से निकल जाने की कोशिश की, लेकिन फरीदी ने 2-3 बार उसका सर संगे मरमर के उस चबूतरे से टकरा दिया जिस पर विक्टोरिया का बुत नस्ब था। प्रिंस अदनान बेहोश हो गया। 2 घंटे के बाद फरीदी उसी शराब खाने के एक तहखाने में नजर आया जहां वो दराब नगर के लिए रवाना हुआ था। वो शराब खाने के मैनेजर की मदद से बेहोश प्रिंस अदनान को एक सुकून में बांध रखा था। इंस्पेक्टर साहब, वाकई आप भी बला के आदमी हैं, शराब खाने का मैनेजर बोला। अगर मैं बला का आदमी ना होता तो शायद तुम्हारे हाथों मुझे कब्र में सोना पड़ता, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। इसमें शक नहीं, मैनेजर ने कहा। अगर आपके बजाय कोई और होता तो उसका यही अंजाम होता, मगर आपको तो उस्ताद कह चुका हूँ। अच्छा मेरे शागिर्द, लेकिन तुमने अब बहुत बेदर्दी से नाजायज शराब बेचनी शुरू कर दी है, जरा एहतियात से। मेरा दावा है कि सिवाय आपके और कोई ऐसा नहीं कह सकता, मैनेजर ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। यही मतलब था, फरीदी ने कहा और प्रिंस अदनान को होश में लाने की कोशिश करने लगा। आखिर ये मामला क्या है? मैनेजर ने कहा। मामला बहुत उलझा हुआ है, सुलझ जाने के बाद बताऊंगा, लेकिन तुम इसकी अच्छी तरह हिफाजत करना, ये निकल कर ना जाने पाए, वरना नतीजे के तुम जिम्मेदार होगे। अरे भला ऐसी क्या बात है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मैनेजर ने कहा। प्रिंस अदनान होश में आ गया था। वो घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगा। फरीदी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। नवाब रशीदुज्जमान ने मुझे धोखा दिया, प्रिंस अदनान अंग्रेजी में बड़बड़ाया। तुम बिल्कुल ठीक समझे, फरीदी ने उर्दू में कहा। मैं तुम्हारी जुबान नहीं समझता, क्या तुम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते? अदनान ने कहा। मेरी जुबान तो तुम ऐसी समझते हो जैसे कि चाहिए, फरीदी ने कहा। अगर तुम कहो तो तुम्हारी मादरी जुबान गुजराती में गुफ्तगू करूं। प्रिंस अदनान चौंक पड़ा। चौंको नहीं मिस्टर जमशेद, तुम दूसरों की आंख में धूल झोंक सकते हो, मेरी आंख में नहीं। मैं कुछ नहीं समझ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, अदनान गुस्से में बोला। तुम इराक के एक शहजादी की तौहीन कर रहे हो, तुम्हारी हुकूमत को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो मिस्टर जमशेद, फरीदी अंग्रेजी में बोला।
हमारी हुकूमत अरसे से तुम्हारी ताक में है। क्या बकवास है? कौन जमशेद? कैसे जमशेद? तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। जनाब, मुझे तो अमूमन गलत फहमी ही हुआ करती है। तुम समझे थे कि शायद मैं तुम्हारी उस तस्वीर वाली धमकी से डरकर तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। क्या फजूल बकवास लगा रखी है? मुझे फौरन खोल दो वरना अच्छा ना होगा। अदनान चीख कर बोला, अगर मैं तुम्हें यहाँ से रिहा भी कर दूं तो शुबे के तहत तुम्हें हवालात में रहना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो? मेरे पास तुम्हारे सियाह कारनामों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और तुम्हारी उंगलियों के निशानात भी, जो मैंने उस कागज से हासिल किए थे जो तुम छपने के लिए न्यू स्टार के दफ्तर में दे आए थे। अदनान के चेहरे पर पसीना फूट आया। सब बकवास है, वो फिर चीखा। खैर बकवास ही सही, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। ये बताओ लियोनार्ड कहाँ है? लियोनार्ड के नाम पर प्रिंस अदनान बुरी तरह चौंक पड़ा और हैरत से फरीदी को घूरने लगा। इस तरह घूरने से काम न चलेगा, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। इस वक्त तुम हुकूमत की हिरासत में नहीं बल्कि जाती तौर पर बराह रास्त मेरी हिरासत में हो। मैं इस राज को उगलवाने के सिलसिले में तुम्हें कत्ल कर देने से भी गुरेज न करूंगा। फरीदी के चेहरे पर अजीब किस्म के सफाकाना आसार पैदा हो गए, जिन्हें देखकर शराब खाने का मैनेजर कांप गया। अंगेठी में कोले दिखाओ, फरीदी ने मैनेजर की तरफ देखकर तहक्कुमाना लहजे में कहा। बहुत बेहतर, मैनेजर कहकर चला गया। मैं लोहा सुर्ख करके तुम्हारे जिस्म पर इतने दाग डालूंगा कि स्याह होकर रह जाओगे, फरीदी ने कहा। लेकिन आखिर क्यों मेरी हुकूमत? चुप रहो हुकूमत के बच्चे, फरीदी गरज कर बोला। जो मैं पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दो, वरना अभी सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। मैं नहीं जानता, अदनान ने घुटी हुई आवाज में कहा। इतनी देर में मैनेजर दहकती हुई अंगीठी लेकर आ गया। इसमें सुर्ख होने के लिए लोहे की एक सलाख डाल दो, फरीदी ने मैनेजर से कहा। अदनान सर से पैर तक कांप उठा। फरीदी सुर्ख होती हुई सलाख को बगौर देख रहा था। सलाख के सुर्ख हो जाने पर फरीदी उसे अंगीठी से निकालकर आहिस्ता आहिस्ता अदनान की तरफ बढ़ने लगा। मैं मुजरिम हूँ मगर तुम्हें इसका हक हासिल नहीं, अदनान खौफजदा आवाज में चीखा। यहाँ इस तहखाने में मुझे हर तरह का हक हासिल है, फरीदी ने बेदर्दी से कहा और जलती हुई सलाख उसके हाथ पर रख दी। अदनान बिलबिला उठा और शराब खाने का मैनेजर मुंह फेर कर दूसरी तरफ हट गया। मैं तुम्हें इसी तरह दाग दाग कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी ये हरकत बेज़ाब्ता है, अदनान अपनी मादरी जुबान गुजराती में चीखा। शाबाश मेरे बेटे, आखिर तुम अदनान से जमशेद हो ही गए। अब जल्दी से ये भी बता दो कि लियोनार्ड कहाँ है? फरीदी ने सलाख को दोबारा अंगीठी में डालते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम। फिर वही, मुकद्दस आग की कसम, मैंने उसे आज तक नहीं देखा। तुम झूठे हो। अब मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिला सकता हूँ? अदनान ने जले हुए निशान की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, उसके अहकामात तुम तक कैसे पहुंचते हैं? ट्रांसमीटर के जरिए। ठीक। अच्छा ये बताओ कि जिस इमारत में तुम रहते हो उसमें ट्रांसमीटर कहाँ लगा हुआ है? मेरे सोने के कमरे में। तुम्हारे मुलाजमीन को तुम्हारी हरकत की इत्तला है या नहीं? सिर्फ एक को। उसका नाम क्या है? फरीदी ने पूछा। राजू। तुम लोगों का उस मकान पर कब से कब्जा है? तकरीबन 10 साल से। लियोनार्ड के प्रोग्राम से तुम्हारे अलावा कोई और भी वाकिफ है? नहीं। गजाला कहाँ कैद है? मुझे नहीं मालूम। तुम झूठ बकते हो। मुझे नहीं मालूम कि लियोनार्ड ने उसे किस तरह गायब किया है और कहाँ रखा है। इसके बाद खामोशी छा गई। फरीदी ने महसूस किया कि अदनान बार बार अपना हाथ सीने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। फरीदी ने झपट कर उसके चेस्टर के गिरबान में हाथ डाल दिया। उसके सीने पर कोई सख्त सी चीज बंधी हुई मालूम हुई। फरीदी ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। ये एक चपटा सा ट्रांसमीटर था। ओह, तो ये कहिए आप अपनी गिरफ्तारी की इत्तला लियोनार्ड को देने जा रहे थे? फरीदी ने ट्रांसमीटर को गौर से देखते हुए कहा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा जर्मनी के जासूस दौरान जंग इस्तेमाल किया करते थे। अदनान के चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अब उसे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद ना रह गई हो। अच्छा शागिर्द साहब, फरीदी ने होटल के मैनेजर की तरफ देखकर कहा। अब मैं चलता हूँ, इस पर कड़ी नजर रखना। फरीदी और मैनेजर अदनान को तहखाने में छोड़कर ऊपर आ गए। थोड़ी देर बाद फरीदी कमरे से निकला और उसने अपना चेहरा चेस्टर के कॉलर में छुपा रखा था। शराब खाने के बाहर आकर उसने चेस्टर के कॉलर गिरा दिए। वो प्रिंस अदनान के रूप में था। उसने फुटपाथ पर चंद मिनट खड़े होकर कुछ सोचा और फिर एक टैक्सी में बैठकर प्रिंस अदनान के मकान की तरफ रवाना हो गया। प्रिंस अदनान जिस मकान में रह रहा था वो एक बहुत पुरानी इमारत थी। उसके मुतालिक आमतौर पर मशहूर था कि वहाँ बदरूहों का साया है। इससे काबिल यहाँ एक बहुत ही मालदार आदमी रहता था। वो बिल्कुल अकेला था। उसके मुतालिक मशहूर था कि वो उस मकान में रहने वाले भूतों ही की मदद से मालदार हो गया है। ये इमारत दरअसल शाही वक्तों की थी और शहर के एक नौजवान खानदान से ताल्लुक रखती थी। किसी वजह से उस खानदान वालों ने उसे फरोख्त कर दिया। वजह ख्वाह कुछ ही रही हो, लेकिन अवाम में ये बात मशहूर हो गई थी कि उसकी फरोख्तगी का बायस दरअसल भूतों ही वाला मामला था,
जिस शख्स ने उसे खरीदा था उसने उसे किराए पर उठा दिया। किराएदार जो मकान में चंद नौकरों के साथ तन्हा रहता था, एक दिन सुबह अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। इस वाकये से इस मकान के भूतों की शोहरत में इजाफा हो गया। फिर इस मकान को प्रिंस अदनान ने किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। मकान भी अपनी कदामत की वजह से कुछ पुरस्कार सा लगता था। फिर भूतों वाले मामले ने उसे और भी खौफनाक बना दिया। प्रिंस अदनान जब उसे किराए पर ले रहा था तो कर्ब ज्वार के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया था। फरीदी उस इमारत के सामने पहुंचकर थोड़ी देर के लिए रुका। सदर दरवाजे पर एक बहुत ज्यादा पावर का बल्ब रोशन था। एक तरफ चौकीदार बैठा ऊँग रहा था। फरीदी खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके कदम एक ऐसे शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे जो बहुत ज्यादा पी गया हो। उसने चौकीदार के पास पहुंचकर उसे ठोकर रसीद की। वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। सुअर का बच्चा सोता है, फरीदी बिगड़े हुए हिंदुस्तानी लहजे में चीखा। नहीं तो हुजूर, चौकीदार ने सहम कर जवाब दिया। हुजूर का बच्चा, उल्लू का पट्ठा। फरीदी बड़बड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अब उसने भद्दी और बेहंगम आवाज में एक अंग्रेजी गाना शुरू कर दिया था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी आवाज से सारी इमारत गूंज रही हो। शोर सुनकर दो तवाना और तंदुरुस्त आदमी उसके करीब आकर खड़े हो गए। क्या बात है सरकार? एक आदमी ने गुजराती जुबान में पूछा। तुम्हारा सर, फरीदी ने भी गुजराती जुबान में झल्ला कर कहा। आइए मैं आपको आपके सोने के कमरे में पहुंचा दूं। पहला आदमी बोला। अबे ओ गधे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? फरीदी झूमता हुआ बोला। मैं मुर्गे का बच्चा हूँ, क्या समझा? मुझे मेरे डरबे में पहुंचा दे। दोनों आदमी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। अच्छा, तुम दोनों मुस्कुराते हो? फरीदी ने जेब से पिस्तौल निकाल कर कहा। हैंड्स अप। दोनों गिड़गिड़ाते हुए उसके कदमों पर गिर पड़े। फरीदी ने जोरदार कहका लगाया और पिस्तौल जेब में रख लिया। उठो, वो गरज कर बोला। तुम दोनों मेरे बाप हो। वो दोनों खड़े होकर कांपने लगे। जाओ राजू को बुला लाओ, फरीदी ने कहा। राजू? दोनों ने बेवक्त कहा और हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाँ राजू, फरीदी झूमता हुआ बोला। कौन राजू? एक ने कहा। तुम राजू को नहीं जानते? तब तुम काली बिल्ली की औलाद मालूम होते हो। जाओ उसे फौरन बुला लाओ, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। सरदार, हम नहीं जानते राजू कौन है, एक बोला। फरीदी सोच में पड़ गया कि प्रिंस अदनान ने सिर्फ राजू वाली बात झूठ कही थी। अगर वो शराबी का रोल ना कर रहा होता तो इस वक्त शामत ही आ गई थी। वो सोचने लगा कि कहीं ट्रांसमीटर वाली बात भी गलत ना हो। तुम लोग बिल्कुल गधे हो जो राजू को नहीं जानते, फरीदी ने कहा। राजू मेरी जान, मेरी महबूबा है। अभी वो लेक्चरों में मेरे साथ शराब पी रही थी। ये बात है, एक मुस्कुराकर बोला। आप हमें उसके घर का पता बताइए, हम अभी उसे उठा लाते हैं। वो जन्नत में रहती है। फरीदी ने लड़खड़ा कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे में वो गिर पड़ा। सरदार सरदार, दोनों उस पर झुकते हुए बेवक्त चीखे। बेहोश हो गए, एक ने कहा। कभी इतनी नहीं पीते थे, मालूम नहीं क्या बात है, दूसरा बोला। कोई औरत साथ थी ना, पहला मुस्कुरा कर बोला। चलो इन्हें उठाकर इनके सोने के कमरे में डाला है। वो दोनों फरीदी को उठाकर सोने के कमरे में लाए और काउच पर लिटा दिया। उनके चले जाने के बाद थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद फरीदी उठा और कमरा अंदर से बंद कर लिया। ये एक मगरबी तर्ज पर आरास्ता किया हुआ कमरा था। सोने के पलंग के करीब एक छोटी सी मेज पर एक रेडियो रखा हुआ था। फरीदी को ट्रांसमीटर की तलाश थी। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर ट्रांसमीटर का कहीं पता ना चला। वो सोचने लगा, खैर कुछ परवाह नहीं, अब तो प्रिंस अदनान उसकी कैद ही में है। अगर वो आज सीधी तरह नहीं बता सका तो क्या हुआ, कल उसकी खाल खींच ली जाएगी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बैग मेज पर रखे हुए रेडियो में हल्की हल्की सी खुरखुराहट पैदा होने लगी। वो चौंक पड़ा। रेडियो खुद बखुद कैसे चलने लगा। वो झपट कर रेडियो के करीब पहुंचा। अब रेडियो में से किसी आदमी की आवाज भी सुनाई देने लगी। बोलने वाला अंग्रेजी में कह रहा था, तुमने अभी तक मुत्तला नहीं किया, तीसरी बार तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ, जवाब दो कि क्या हुआ। दोपहर को तुमने इत्तला दी थी कि वो आ गया है। फरीदी गौर से रेडियो का जायजा लेने लगा। अचानक उसका हाथ एक जगह पड़ा और एक खटके के साथ रेडियो में एक खाना सा खुल गया जहाँ फरीदी का हाथ लगा था। वहाँ एक छोटा सा और सरसरी तौर पर देखने पर नजर न आने वाला एक स्विच लगा हुआ था। फरीदी ने स्विच दबाया और खाना फिर बंद हो गया। उसने खाने को फिर खोला और मुंह लगाकर कहने लगा, मैंने जबरदस्त धोखा खाया। कमबख्त ने सादे कागजों के ऊपर कुछ नोट जमा रखे थे। नोटों की गड्डियों में ऊपर नीचे नोट और दरमियान में सादा कागज था। तस्वीरों का क्या हुआ? रेडियो से आवाज आई। नेगेटिव समेत ले गया, फरीदी ने कहा। तुम नरे अहमक मालूम होते हो, रेडियो से आवाज आई। क्या लड़की भी वापस कर दी? नहीं, फरीदी ने कहा। ये मेरी पहली गलती है, उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे।
खैर जाने दो। रेडियो से आवाज आई, लड़की को एहतियात से रखना और अगर मुमकिन हो तो उस गधे को भी उड़ा लाओ, और हाँ फरीदी से होशियार रहना, वो बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया है, अगर हुक्म हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए। फरीदी ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उसका माकूल इंतजाम कर रहा हूँ। रेडियो से आवाज आई। फरीदी ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बोला, कल दिन में आपसे गुफ्तगू ना कर सकूंगा। मेरा इरादा है कि उस नवाब साहब के बच्चे को एक अच्छा सबक पढ़ाऊं। उसे सबक देने का सबसे आसान तरीका तुम्हें बताता हूँ। रेडियो से आवाज आई, लड़की तुम्हारे कब्जे में है ही, किसी के साथ उसकी तस्वीर खींचकर उसे रिहा कर दो और तस्वीर की एक एक कॉपी उसके हर अजीज के पास भिजवा दो। फरीदी उलझन में पड़ गया। अदनान ने कहा था कि उस लड़की के अगवा के मुतालिक कुछ मालूम ही नहीं। लियोनार्ड ने बराह रास्त उसे गायब कर दिया था और उसी ने उसे कहीं रखा भी था। आपकी ये तदबीर बहुत उम्दा है, ऐसा ही किया जाएगा। फरीदी ने कहा, और कोई हुक्म? नहीं, अब बस से कल रात को फिर गुफ्तगू होगी। रेडियो से आवाज आई और कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फरीदी ने खाना बंद कर दिया। वो सोच रहा था कि आखिर गजाला का पता कैसे लगाए। अगर वो इसी मकान में किसी जगह कैद है तब तो आसानी से पता चल जाएगा, और अगर यहाँ ना हुई तो उसके लिए उसे दोबारा अदनान के साथ सख्ती करनी पड़ेगी। उसने अदनान के साथ जो रवैया अख्तियार किया था वो उसे कतई पसंद ना था, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी तो ना था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म के लोग तशद्दुद ही के जरिए काबू में आते हैं और बाज़ औक़ात तो तशद्दुद भी उन्हें राह रास्त पर लाने के लिए बेकार साबित होता है। फरीदी रात भर जागता रहा। जब मकान के सारे लोग सो गए तो वो उठा और मकान का कोना कोना छान मारा, मगर गजाला का सुराग ना मिला। दूसरे दिन सुबह फरीदी अपने घर पहुंचा। उसने हमीद को पहले ही इत्तला भिजवा दी थी और अब उसकी आमद का इंतजार कर रखा था। हमीद की अदम मौजूदगी में घर उसे कुछ अच्छा न लग रहा था। नाश्ते की मेज पर पहुंचकर भी उसने हमीद की कमी शिद्दत से महसूस की। क्यों भाई, ये बंगाली रसगुल्ले कहाँ से आए थे? फरीदी ने मेज के करीब खड़े हुए नौकर से पूछा। उसे बंगाली रसगुल्ले बेहद मरगूब थे। चीफ साहब ने आपके लिए भिजवाए हैं, नौकर ने जवाब दिया। फरीदी ने रसगुल्ला उठाया लेकिन फिर फौरन ही रख दिया। वो कुछ सोच रहा था। ट्रांसमीटर पर बोलने वाले के अल्फाज अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे, और फिर आज से पहले कभी चीफ इंस्पेक्टर साहब ने इतनी मेहरबानी न की थी। फरीदी ने रसगुल्ला उठाकर करीब बैठे हुए कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता उसे खाकर दोबारा फरीदी की तरफ देखने लगा। फरीदी ने एक और डाल दिया। रफ्ता रफ्ता उसने सारे रसगुल्ले उसे खिला दिए। थोड़ी देर बाद कुत्ता ऊँघने लगा। फरीदी चाय के घूंट लेकर बगौर उसे देखता रहा। कुछ देर बाद दफतन कुत्ता चौंका और कदादम आईने में अपना अक्स देखकर उस पर झपटा। वो आईने के सामने इस तरह उछल कूद रहा था जैसे किसी दूसरे कुत्ते से लड़ रहा हो। फरीदी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट पैदा हुई। वो उठा और कमरे से निकल आया। दोनों नौकरों ने कुत्ते के शोर के मुतालिक उससे पूछा, लेकिन उसने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि उसने एक चूहा पकड़ लिया है। उसने दूसरे कमरे में जाकर पिस्तौल निकाला और फिर कमरे में लौट आया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुत्ता पागल हो गया हो। फरीदी ने पिस्तौल चला दिया। कुत्ते ने एक जस्त लगाई और जमीन पर आ रहा। गोली चलने की आवाज सुनकर कई नौकर कमरे की तरफ दौड़ आए। फरीदी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। सुर्ख सुर्ख आंखें अपने हलकों से उबल पड़ रही थी। उसने नौकरों की तरफ देखकर एक वहशियाना कहका लगाया और उन्हें भी गोली मार देने की धमकियां देने लगा। सारे नौकर खौफजदा होकर इधर उधर मुंतशिर हो गए। फरीदी तरह तरह की आवाजें निकालता हुआ उछल कूद कर रहा था। इतने में हमीद आ गया। फरीदी को इस हालत में देखकर उसे बेसाख्ता हंसी आ गई। क्यों बे उल्लू के पट्टे, तू हंस क्यों रहा है? फरीदी ने चीख कर कहा। हमीद यकबायक संजीदा हो गया। फरीदी ने आज तक उससे ऐसे लहजे में गुफ्तगू न की थी। अबे बोलता क्यों नहीं? फरीदी फिर चीखा। इस बार हमीद सर से पैर तक लरस गया। उसने फरीदी की आंखों में एक बहुत ही भयानक किस्म की चमक देखी। अबे बोल, फरीदी फिर गरजा। क्या बोलूं? हमीद ने डरते डरते कहा। अबे वही बोल जो तुझे शैतान की खाला ने सिखाया, फरीदी चीखा। अबे बोल बंदर की औलाद, कोड़ियाले सांप के भांजे। हमीद को हंसी आ गई और फरीदी ने जेब से पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली हमीद के दाहिने कान के करीब से निकल गई। हमीद बदहवास होकर भागा। फरीदी उसके पीछे दौड़ रहा था। हमीद ने गुस्लखाने में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। फरीदी दरवाजा पीटने लगा। अबे और टमाटर के खालू, दरवाजा खोलो वरना कच्चा खा जाऊंगा, फरीदी चीखा। घर के सारे मुलाजमीन उसकी ये हालत देखकर इधर उधर छुपते फिर रहे थे। अच्छा बेटा ना खोलो, दफ्तर से लौटकर तुम्हारी मरम्मत करूंगा, फरीदी ने कहा और वहां से हट गया। उसने पाजामे और कमीज पर टाई बांधी, एक पैर में काला जूता पहना और दूसरे में कत्थई, और सर पर गांधी कैप रखकर दफ्तर की तरफ पैदल ही चल दिया। रास्ते भर लोग उसे देख देख कर हंसते रहे और वो उन्हें मुंह चढ़ाता रहा। दफ्तर में घुसते ही उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया।
आई एम द मॉनरफ ऑफ ऑल आई सर्वे, वो चीख चीख कर गा रहा था। दफ्तर का सारा अमला उसके गिर्द इकट्ठा हो गया था। गाते गाते उसने एक हाथ कमर पर रखा और दूसरा सर पर, और अंग्रेजी गाना गाता हुआ हिंदुस्तानी अंदाज में ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। लोग खड़े हंस रहे थे। भतेरों के जहन में ये बात आई कि शायद उसने सुराग रसानी के सिलसिले में कोई नया बहरूप भरा है। ये सिलसिला जारी था कि हमीद भी दफ्तर पहुंच गया। लोग उससे पूछने लगे, नहीं कतई नहीं, ये बहरूप हरगिज नहीं हो सकता। हमीद ने कहा, अभी अभी इन्होंने मुझ पर पिस्तौल से वार किया था, अगर मैं एक तरफ ना हो जाता तो खोपड़ी साफ हो गई थी। ये सुनकर भतेरे लोग डर कर फरीदी के पास से उठ गए। तुम आ गए मेरे बेटे? फरीदी हमीद की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, भाइयों मेरे पहले शौहर की औलाद है। फिर एक कह पड़ा और हमीद झेप कर वहां से हट गया। आखिरकार ये हल्लड़ इस कदर बढ़ा कि मिस्टर जैक्सन को अपने कमरे से बाहर निकल आना पड़ा। लोग उसे देखकर इधर उधर मुंतशिर हो गए। वेल मिस्टर फरीदी, क्या बात है? जैक्सन ने उसे इसैयद कदाई में देखकर हैरत का इजहार करते हुए कहा, दिल मेरी जान, तुम्हारे इश्क में ये हाल हो गया है। फरीदी ने उसकी तरफ बढ़कर उसे लिपटाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बदतमीजी है? जैक्सन उसे हटाते हुए गरज कर बोला, मार डालो मेरी जान, बस इसी अदा पर जान जाती है। फरीदी ने अपने सीने पर हाथ मार कर कहा, अरे इसे क्या हो गया? जैक्सन ने बेबसी से कहा, इश्क हो गया है, इश्क। फरीदी इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज भर्रा गई। जैक्सन ने लोगों को पुकारा। वहां फिर मजमा लग गया। शायद इसने बहुत ज्यादा पी ली है, जैक्सन ने कहा। नहीं साहब, शायद इनका दिमाग खराब हो गया है, एक आदमी बोला। अचानक दिमाग कैसे खराब हो गया? जैक्सन ने पूछा। मुझे नौकरों की जुबानी मालूम हुआ है कि सुबह नाश्ते के वक्त अचानक उन पर इस किस्म का दौरा पड़ गया, हमीद ने कहा। पहले इन्होंने कुत्ते को हलाक कर दिया और फिर मुझ पर भी गोली चलाई। अरे, जैक्सन ने कहा और खौफजदा नजरों से फरीदी की तरफ देखने लगा। फरीदी अब भी खड़ा वहशियाना अंदाज में कहकह लगा रहा था। जैक्सन ने लोगों को इशारा किया। 2-3 लोग फरीदी पर टूट पड़े और थोड़ी देर बाद उसे बेबस कर दिया और फिर उसे कुर्सी में बांध दिया गया। फरीदी को जितनी भी जुबानें आती थी वो उनमें यके बाद दीगरे बेतहाशा गालियां बक रखा था। कुछ ये भी बता सकते हो कि इन्होंने नाश्ते में क्या खाया था? जैक्सन ने कुछ सोचते हुए हमीद से कहा। मैंने इस बारे में नौकरों से पूछा था, हमीद बोला। टोस्ट, अंडे, जेली, मक्खन और कुछ खुश्क मेवे, और हाँ, बंगाली रसगुल्ले जो चीफ इंस्पेक्टर साहब ने भिजवाए थे। मैंने? चीफ इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा, मैंने तो नहीं भिजवाए थे। जी, हमीद ने चौंक कर कहा। हाँ भाई, मैंने नहीं भिजवाए थे। अच्छा, तो ये बात है, ये सब उन्हीं रसगुल्लों की करामत है। ये जरूर इनके किसी दुश्मन की हरकत है, हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या उन रसगुल्लों में से कुछ बचा भी है? जैक्सन ने कहा। मेरे ख्याल से तो नहीं, इन्हें फौरन अस्पताल ले चलना चाहिए, जैक्सन ने कहा। इस दौरान में फरीदी बेहोश हो चुका था। लोगों ने उसे कुर्सी से खोला और स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल की तरफ ले चले। चूंकि अस्पताल नजदीक ही था, इसलिए उन लोगों ने पैदल ही जाना मुनासिब समझा। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि फरीदी स्ट्रेचर पर से कूद कर भागा। लोगों ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उसने उन्हें पेच दर पेच गलियों में ऐसे ऐसे चक्कर दिए कि उन्हें थक हार कर लौट ही जाना पड़ा। फरीदी दिन भर इधर उधर छुपता फिरा। अंधेरा होते ही वो उसी शराब खाने में फिर जा पहुंचा। उसने इंतहाई कोशिश की कि किसी तरह प्रिंस अदनान से गजाला का पता मालूम हो जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। थक हार कर उसने अपने मकबूजा कमरे का रुख किया। वहां उसने प्रिंस अदनान का भेष बदला और उसके मकान की तरफ रवाना हो गया। आज उसने शराबियों की नकल नहीं की। फाटक ही पर उसे वही दोनों आदमी दिखाई दिए जो उसे गुज़िश्ता रात उठा कर ले गए थे। सरदार, उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, उस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। सुबह से कुछ नहीं खाया और शाम को दीवार से अपना सर टकराकर जख्मी हो गई। लड़की का तस्करा सुनकर फरीदी के कान खड़े हो गए। अच्छा, चलो चलकर देखता हूँ, फरीदी ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो थोड़ी दूर चलता रहा, फिर अचानक चीख मार कर गिर पड़ा। दोनों उसकी तरफ लपके। क्या हुआ सरदार? चलते वक्त पैर मुड़ गया, फरीदी ने कहा। जरा पैर खींचो, शायद कोई रग चढ़ गई है। एक ने उसका पैर पकड़कर 2-3 झटके दिए। फरीदी बद्दिक्कत तमाम खड़ा हुआ और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। अरे आगे चलो भाई, तुम कब तक मेरे पीछे रेंगते रहोगे? फरीदी ने झल्ला कर कहा। मेरे ख्याल से तो इस वक्त आराम कीजिए, सुबह देखी जाएगी, एक ने झल्ला कर कहा। फजूल मत बको, फरीदी ने कहा। चलो चलकर उसे देखें, कहीं वो खुदकुशी न कर बैठे कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वो दोनों आगे आगे चल रहे थे और फरीदी उनके पीछे लंगड़ाता जा रहा था। एक कमरे में पहुंचकर दोनों ने फर्श पर बिछी हुई कालीन हटाई और उस जगह पर जड़े हुए तख्ते को उठाने लगे। तख्ता हटते ही एक तहखाने का रास्ता नजर आया। दोनों सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे। फरीदी भी आहिस्ता आहिस्ता कराता हुआ उनका साथ दे रहा था। दीने तय करके वो एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे, जहां चारों तरफ बहुत से छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। दोनों में एक ने बढ़कर एक कमरे का दरवाजा खोला।
कमरे में बिजली का बल्ब रोशन था। दोनों दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हो गए और प्रिंस अदनान लंगड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। एक औरत जानों में सर दिए जमीन पर बैठी थी। उसने आहट सुनकर अपना सर उठाने की जहमत भी गवारा न की। फरीदी फिर दरवाजे की तरफ वापस लौटा और उन दोनों को चले जाने का इशारा करके फिर वापस आ गया। उसने आहिस्ता से औरत के सर पर हाथ रखा और वो उछल कर खड़ी हो गई। ये गजाला थी। खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, वो भभर कर बोली। उसकी पेशानी के जख्म पर खून जम गया था। बाल उलझे हुए, चेहरा वीरान था। आंखें किसी खौफजदा हिरनी की आंखों की तरह मालूम हो रही थीं। ये तुमने अपना सर क्यों फोड़ लिया? फरीदी ने नरम लहजे में पूछा। तुमसे मतलब? वो गरज कर बोली। खाना क्यों नहीं खाया? मेरी खुशी। आखिर इस तरह बिगड़ क्यों रही हो? फरीदी ने कहा। जाओ जाकर अपना काम करो, मैं बेकार बातें नहीं करना चाहती। ओफ, क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? अच्छा, ये कब से? गजाला तंजिया लहजे में बोली। जिस दिन से तुम्हें देखा है। अच्छा तो कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुमने इस किस्म की गुफ्तगू की तो खुदकुशी कर लूंगी, तुम्हारा गला घोट दूंगी। हुस्न गुस्से में बड़ा भला मालूम होता है। दूर हो जाओ यहाँ से कमीने कुत्ते कहीं के, वो गरज कर बोली। देखो मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ऐसी आजादी पर मैं मौत को तरजीह दूंगी। तुम्हारे इस ख्याल से मुझे खुशी हुई, फरीदी ने कहा। घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगी। गजाला हैरत से उसका मुंह देखने लगी। ये चीज उसकी समझ से बाहर थी कि प्रिंस अदनान में यक बयक तब्दीली कैसे हो गई। मैं अदनान नहीं फरीदी हूँ, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। अदनान मेरी कैद में है। ओह, तो अब तुम ये दूसरी चाल चल रही हो, गजाला तल्ख लहजे में बोली। लेकिन इतना याद रखो कि तुम मुझ पर किसी तरह फतह नहीं पा सकते। फरीदी हंसने लगा। उसने उसे मुख्तसर सारी दास्तान सुना दी। वो हैरत से मुंह खोले सुन रही थी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उन कमबख्तों ने वालिद साहब को भी उससे मुत्तला कर दिया, गजाला बोली। लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैंने उन्हें तुम्हारी पाक दामनी का अच्छी तरह यकीन दिला दिया है। मगर मैं किस तरह यकीन कर लूं कि आप प्रिंस अदनान नहीं है? गजाला बेअतबारी से बोली। ये लो वो तस्वीरें जो मैंने प्रिंस अदनान से हासिल की हैं। फरीदी ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर गजाला की तरफ बढ़ा दिया। वो लिफाफे से तस्वीरें निकाल कर देखने लगी। अब लाओ मैं इन्हें जला दूं। फरीदी ने उसके हाथ से तस्वीरें लेकर जला दी। कहो अब यकीन आया? गजाला ने सर हिला दिया। तो फिर मुझे यहाँ से छुटकारा कब मिलेगा? वो बोली। बहुत जल्द, जरा वो शख्स कब्जे में आ जाए जो इस सारे गोरख धंधे का खालिक है, फरीदी ने कहा। हाँ, ये तो बताओ कि तुम उस दिन होटल से यकबे गायब किस तरह हो गई थी? ये भी एक अजीब गरीब दास्तान है। जैसे ही गुसल खाने से निकली मुझे वालिद साहब दिखाई दिए। मैं परेशान हो गई। मैं दरअसल उनसे ये कहकर आई थी कि मैं खाला जान के यहाँ दिल्ली जा रही हूँ। उन्होंने वहाँ मेरी मौजूदगी का सबब पूछा, जिसका मैं कोई तशफ़ी बख्श जवाब न दे सकी। उन्होंने मुझसे वापस चलने के लिए कहा और मैं उनके साथ बोली। बाहर टैक्सी खड़ी थी, हम दोनों उस पर बैठकर रवाना हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ लिए जा रहे हैं और फिर मुझे कुछ अच्छी तरह याद नहीं कि मैं इस कैद खाने में किस तरह पहुंची। गजाला खामोश हो गई। और यही वजह है कि अब जल्दी से किसी बात पर यकीन कर लेने को दिल नहीं चाहता, गजाला बोली। लेकिन मेरी बातों पर यकीन न करने की भी कोई वजह नहीं हो सकती, फरीदी ने कहा। मैं अपना मेकअप बिगाड़ना नहीं चाहता, वरना अभी अपनी असली सूरत भी दिखा देता। गजाला बदस्तूर खामोश रही। सर से ज्यादा खून निकल जाने और दिन भर भूखी रहने की बिना पर उसे नकाहत महसूस हो रही थी। वो दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। आओ मैं तुम्हारा जख्म धोकर पट्टी बांध दूं, फरीदी ने कहा। गजाला कुछ नहीं बोली। फरीदी ने स्टूल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया और अपना रुमाल तर करके जख्म धोने लगा। गजाला आंखें बंद किए बैठी रही। दो मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से निकलकर रुखसारों पर बह चले। अरे तो तुम रोती क्यों हो? फरीदी ने कहा। घबराओ नहीं, तुम्हें यहाँ सिर्फ 2-1 दिन और रहना पड़ेगा। गजाला फिर भी कुछ न बोली। ठहरो, मैं पट्टियां और टिंचा उड़ी लेता हूँ, फरीदी ने कहा और कमरे से निकल आया। अभी वो चंद ही कदम चला था कि दफतन उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ कह रहा हो। वो पलट पड़ा। जिस कमरे से आवाज आ रही थी उसने दरवाजे के शीशों से झांक कर देखा। एक शख्स उसकी तरफ पीठ किए बैठा कुछ पढ़ रहा था। फरीदी ने दरवाजा खोलना चाहा मगर बाहर से ताला बंद था। फरीदी ने इतना अंदाजा जरूर लगा लिया कि वो कोई अंग्रेज है। फरीदी तहखाने से निकलकर उन दोनों आदमियों को तलाश करने लगा। दोनों एक कमरे में बैठे शराब पी रहे थे। फरीदी को देखते ही दोनों घबरा कर खड़े हो गए। उनके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे गैर मुतवक्का तौर पर कमरे में पहुंच गया हो। आज जी भर कर पियो मेरे शेरों, आज मैं बहुत खुश हूँ, फरीदी ने कहा। लेकिन पहले जरा एक काम कर दो। कहिए, एक बोला। फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, फरीदी ने कहा। नंबर 12 की कुंजी।
उनमें से एक बाहर चला गया और दूसरे ने एक कुंजी निकाल कर फरीदी को दी। फरीदी एक कुर्सी पर बैठकर गए हुए आदमी का इंतजार करने लगा। चंद मिनटों के बाद वो वापस आया। उसके हाथ में मरहम पट्टी का सामान रखने वाला एक बॉक्स था। फरीदी बॉक्स लेकर तहखाने की तरफ चला गया और दोनों फिर बैठकर शराब पीने लगे। फरीदी ने गजाला की मरहम पट्टी की और दूसरे कमरे की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, उसके मुंह से हैरत की चीख निकल गई और उसका चेहरा मुसर्रत से चमकने लगा। अंदर बैठा अंग्रेज जैक्सन था। वह दर्जा दुबला और कमजोर नजर आ रहा था। फरीदी को देखकर उसने नफरत से मुंह सुकोड़ लिया। तो मेरा शुबा सही निकला, फरीदी आहिस्ता से बड़बड़ाया। कहिए मिस्टर जैक्सन, कैसे मिजाज हैं? फरीदी ने कहा। ठीक हूँ, जैक्सन ने मुर्दा दिली से कहा। जैक्सन उसकी तरफ देखने लगा। आप यहाँ किस तरह आए? फरीदी ने बेसाख्ता पूछा। वो ये भी भूल गया था कि वो इस वक्त प्रिंस अदनान के भेष में था। क्या मतलब? जैक्सन ने तल्ख लहजे में कहा। क्यों मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं फरीदी हूँ, फरीदी ने झुककर आहिस्ता से कहा। अरे! जैक्सन उछलकर खड़ा हो गया। जी हाँ। मगर तुम? जी हाँ, मैं प्रिंस अदनान के भेष में हूँ और वो मेरी कैद में है। जैक्सन बेख्तियार फरीदी से लिपट गया। मैं सच कहता हूँ मिस्टर फरीदी के खुदा के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारी जात से इसकी उम्मीद थी। जैक्सन गलोगीर आवाज में बोला। लेकिन आप यहाँ किस तरह? फरीदी ने कहा। अस्पताल से रुखसत होने में कुछ ही दिन बाकी थे कि अचानक एक दिन मैंने खुद को यहाँ इस कोठरी में पाया और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता। आप कुछ बता सकते हैं कि आप किसकी कैद में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, जैक्सन ने कहा। आप लियोनार्ड की कैद में हैं। लियोनार्ड? जैक्सन उछल कर बोला। वो यहाँ कहाँ? वो यहाँ के नवाबों और राजाओं को ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ आया है और आजकल आपका रोल बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है। क्या मतलब? वो आपके भेष में महकमा सुराग रसानी के सुपरिटेंडेंट के फराइज अंजाम दे रहा है। जैक्सन हैरत से फरीदी का मुंह तकने लगा। मिस्टर फरीदी, अगर तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया तो तुम ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी ब्रिटिश एम्पायर के बहुत बड़े आदमी होगे। जैक्सन ने फरीदी का हाथ दबाते हुए पुरखुलूस लहजे में कहा। अच्छा, अब थोड़ी देर ठहरिए, फरीदी ने कहा। मैं इसी वक्त आपको ले चलूंगा और आज ही रात को लियोनार्ड को गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा, वरना मालूम नहीं कल क्या हो। वो इंतहाई चालाक आदमी है। फरीदी तहखाने से निकलकर सीधा प्रिंस अदनान की ख्वाबगाह में गया और ट्रांसमीटर खोलकर उसके सामने बैठ गया। कहो, क्या बात है? ट्रांसमीटर से आवाज आई। सब ठीक है, फरीदी बोला। लड़की की दूसरी तस्वीरें ले ली गई हैं। आज वो दीवार से सर टकराकर काफी जख्मी हो गई है। इन सब बातों की परवाह ना करो, ट्रांसमीटर से आवाज आई। ये बताओ, किसी और ने भी खतो खिताबत की या नहीं? अभी तक नहीं, फरीदी बोला। अच्छा, कल मैं तुम्हें एक तदबीर बताऊंगा, ट्रांसमीटर से आवाज आई। और हाँ, एक नई खुशखबरी सुनो, फरीदी पागल हो गया। वाकई? फरीदी चहक कर बोला। हाँ, मेरी स्कीम कामयाब हो गई। अब यहाँ तुम्हें किसी से खौफ न खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ, फरीदी ने कहा। कल रात को ठीक 9 बजे आप कमरे में मौजूद रहना, ट्रांसमीटर से आवाज आई और फिर बंद हो गई। फरीदी ट्रांसमीटर बंद करके उस कमरे में आया जहाँ दोनों शराब पी रहे थे। वो दोनों जमीन पर ऊंधे पड़े थे और करीब ही 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। फरीदी जैक्सन और गजाला को लेकर सीधा कलेक्टर के बंगले पर पहुंचा। रात के तकरीबन 11 बज गए थे। कलेक्टर सो चुका था, लेकिन फरीदी के कहने पर नौकरों ने उसे जगा दिया। फरीदी और जैक्सन की दास्तान सुनकर कलेक्टर उछल पड़ा। उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर मिस्टर जैक्सन के बंगले पर छापा मारने का इंतजाम किया गया। लियोनार्ड पर अचानक इस वक्त पुलिस टूट पड़ी जब वो जैक्सन के भेष में उसकी ख्वाबगाह में पड़ा खर्राटे ले रहा था। उसी वक्त फरीदी ने प्रिंस अदनान को भी शराबखाने से लाए जाने का इंतजाम किया। फिर दोनों हवालात के बंद कर दिए गए। फरीदी ने उसी रात को नवाब रशीदुद्दौला को तार दिलवाया। दूसरे दिन सुबह वो भी पहुंच गए। गजाला शर्मिंदगी की वजह से सर नहीं उठा रही थी। रशीदुद्दौला उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मगर जनाब, हमीद फरीदी को मुखातिब करके बोला, अगर उस दिन कहीं मैं आपकी पिस्तौल की नजर हो गया होता तो इस वक्त आपकी कामयाबी पर तालियां कर बजाता। अच्छा, तो क्या आप मुझे इतना अनाड़ी निशानाबाज समझते हैं? फरीदी बोला। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने पागलपन का इतना उम्दा मुजाहरा आज तक नहीं देखा, हमीद ने कहा। अरे तुमने अभी देखा ही क्या है, जरा कान इधर लाइए, हमीद ने आहिस्ता से कहा। फरीदी सर झुकाकर सुनने लगा। गजाला के मुतालिक क्या ख्याल है? हमीद ने आहिस्ता से उसके कान में कहा और फरीदी ने उसकी पीठ पर एक घूंसा जड़ दिया। खत्म शुद्ध।